सबसे पहले तो मैं दोबारा से मैम हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े मैम। इट्स आवर प्लेजर, काइंड प्लेजर कि आप हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आपने सहमति भरी और हमारे साथ आप जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपको स्क्रीन पे देख के। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हो सकता है इसमें से कुछ पहली बार जुड़े हो सकता है इसमें से कुछ पहले भी हमारे साथ जुड़े हो, लेकिन मैं सभी को एक बार बता देना चाहता हूँ कि विजय लक्ष्मी फाउंडेशन बेसिकली एक ऐसी संस्था है, एक वॉलेंटरली ग्रुप है जो कि यूथ के द्वारा बनाया गया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से यूथ बेसिकली जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जिनका पूरा क्लियर मकसद सिर्फ इतना है कि कैसे हमने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, कैसे इसके लिए हमने लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है। तो इसी संदर्भ में मैं जैसे पहले भी बता रहा था कि हम कैसे रंजीत मैम से जुड़े, तो फेसबुक के माध्यम से मैडम से हम जुड़े। हम देखा करते थे कि मैडम का जो तरीका है पोस्ट डालने का, अपने विचारों को आगे रखने का, बहुत ही बेबाकी से मैडम रखते हैं, बहुत ही बिना डरे। आप देखिएगा अगर आप भी मैडम को फॉलो करते होंगे तो मैडम का जो तरीका है, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक ऐसा तरीका किसी भी और पर्सन में नहीं देखा जो इतनी अच्छी तरह से अपने विचार बेबाकी से सामने रखते हो। तो उसी संदर्भ में हमने जब मैम से कांटेक्ट किया कि आपके साथ ये इनविंसिबल वुमेन की सीरीज हम करना चाहते हैं, तो मैम ने हमें भी अप्रिशिएट किया और उस चीज़ में हाँ भी भरी कि ठीक है हम भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले तो मैं रंजीत मैम को वेलकम करते हुए मैम को कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लीजिए और प्लीज़ थोड़ा बहुत मैम अपने बारे में, आप किस जगह से आते हैं, थोड़ा बहुत एक ब्रीफ इंट्रो अगर आप हम सबको बताएंगे तो उसके साथ हम शुरू करते हैं। तो थैंक यू राहुल जी, जो आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए बुलाया। और ब्रीफ इंट्रो में तो कुछ खास है नहीं है, नाम मेरा रंजीत कौर है और हम लोग फेसबुक से ही जुड़े जैसा कि आपने बताया ही है। बेसिकली मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वो तो जो स्टैम्प लग जाती है वो लग ही जाती है जिस भी रिलीजन में पैदा होते हैं। बेसिकली मैं रिलीजन फ्री टाइप में हूँ, या कह लो कि मैं बिलीवर नहीं हूँ किसी का, मतलब मैं खुद को ही ठीक ठाक मानती हूँ, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है एज सच। और जैसा कि इंडिया को ही मैं बिलोंग करती हूँ, तो जैसे यहाँ पे सब फीमेल्स की जो कंडीशन है वैसी ही मेरी है, कोई स्पेशल अलग से नहीं है। जैसे यहाँ पे इंडिया में बिल्कुल टिपिकल पैट्रियार्कल एनवायरनमेंट में पापा के घर में ही बेटियों को जो है पत्नी और बहू मटेरियल बना के आगे ससुराल में टरका देते हैं टाइप में, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं, तो वैसे ही टरका देते हैं। वैसे ही हम भी सेम उसी पैटर्न में अपने पापा के घर में हमको भी उसी ग्रूमिंग वैसी ही की गई हमारी, और जब शादी की उम्र आई तो शादी करके आगे टरका भी दिया गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ बातें उस टाइम पे तो बुरी लगती है लेकिन होती वो अच्छी हैं। तो जो मेरा डाइवोर्स हुआ वो मेरे लिए डिस्गाइज्ड ब्लेसिंग की तरह आया मेरे लिए। लोग बाग तो वैसे दुखी होते हैं कि डाइवोर्स हुआ। हाँ, मैं भी शादी के लिए ट्रेंड ही थी, उस टाइम तक दुखी लगा था, लेकिन ग्रेजुअली जब अब मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखती हूँ तो मैं अपने आप को ज्यादा आजाद महसूस करती हूँ कि ओके फाइन, किसी कोई बाउंडेशन नहीं है अपना। खुद जब हमने कमाना खाना पीना है तो किसी के नीचे भी क्यों रहे। क्योंकि अगर शादी का कॉन्सेप्ट कहते हैं तो शादी में जो फीमेल है वो सेकेंडरी रहेगी, प्राइमरी जो है वो मेल ही रहेगा, हेड ऑफ द फैमिली वो ही रहेगा। तो ऐसे ही करते हुए जैसे सब लेडीज के जितनी भी पैट्रियार्कल दुर्गति होती है, सब दुर्गतियों से हम भी गुजरे, कोई कमी नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ तो पेट्रियार्की 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 ही है। जिधर भी हाथ लगा लो उसी में ही पेट्रियार्की दिखने लगती है। पहले एक सोशल मीडिया से ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या उनको शब्द देने की थोड़ी सी वोकेबलरी इंक्रीज हुई कि जिससे ये पता लगा कि जो ये सब चीजें हैं ये हैं क्या। शुरू से ही बचपन से ही इन सब चीजों के लिए
एक्सेप्टेबिलिटी तो थी ही नहीं। क्यों, मैं किससे कम हूँ, मुझे क्यों ऐसा सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिले। इवन जो हमारा जो, हम 6 बहन भाई हैं, तो हमारे घर में कहने को जेंडर इक्वलिटी थी, कोई पंगा नहीं था, भाई बहन हम सब बराबर ही थे। लेकिन देखने में क्या मिलता था कि अगर हमारे घर में एप्पल आ रहे हैं तो लड़कों को ज्यादा मिलेंगे, हमको कम मिलेंगे। तो अब भाई बहनों से क्या लड़े हैं, और ऊपर से ये जो होते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही ये चीजें हमारे को हमारे साथ कर रहे होते हैं, तो हम उन चीजों के लिए आदी से हो जाते हैं। तो जो वो कहते हैं हाँ ठीक है भाई ऐसा ही होता है, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं लगता था। क्यों भैया, अगर वो एक एप्पल खाएगा तो मैं आधा क्यों खाऊं, मुझे भी तो पूरा ही खाना है। ऐसे ऐसे करके इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन अपने घर से ही जो है कैरी फॉरवर्ड होते थे। तो इन चीजों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी तो वैसे भी कभी नहीं थी कि ठीक है अब पेरेंट्स बोल रहे हैं तो वो एक, जैसे कि पेरेंट्स भी ओवर रेटेड टाइप में होते हैं, तो जो उन्होंने बोला वो सही होगा। लेकिन ये बातें कभी हजम नहीं हुई कि क्यों, रिक्वायरमेंट तो मेरी भी उतनी ही है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि लड़कियों की ग्रूमिंग कम लेवल पे की जाती है, जबकि बायोलॉजिकली फीमेल्स आर बायोलॉजिकली सुपीरियर है मेल से। लेकिन उनकी ग्रूमिंग ऐसे की जाती है, इतनी सबमिसिव की जाती है कि वो ग्रेजुअली उनको अपने आप को ही ऐसा लगने लग जाता है कि हम कम हैं, जबकि लड़के कम हैं, और वो उनकी ग्रूमिंग ऐसी है कि वो लीड कर रहे हैं। और हम जो सुपीरियर इन एवरी सेंस, हमारी ग्रूमिंग ऐसी है कि हमको अपने लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से कुछ ग्रूमिंग परवरिश हुई हमारी, और उसके बाद करते कराते 2009 में मेरा डाइवोर्स भी हो गया। उसके बाद से ठीक ठाक लाइफ चल रही है, जॉब है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली अनपेड वर्क्स जो है वो तो फीमेल से करवाए ही जाते हैं। हमारे घर में भी देखा जाए तो जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क्स थे वो हम ही घर में, इंक्लूडिंग मम्मी और हम बहनें ही करते थे। भाई यहाँ पापा लोग कभी भी डोमेस्टिक वर्क के लिए कभी भी आगे नहीं आए। वो वही काम करे उन्होंने, जैसे कि पूरी सोसाइटी में ही पुरुष जो है वो वही काम करते हैं जिससे कि उनको पैसा मिलता है। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो कोई काम नहीं करेंगे। और जो अनपेड वर्क है वो सारे फीमेल्स के हिस्से में आए भी क्या मतलब दिए हुए हैं। और इसी में जो एक्चुअली में क्या कहा जाता है कि फीमेल्स की जो दुर्गति है ना, उसको एक बड़ा लॉलीपॉप वाला वर्ड कहा जाता है कि उन्होंने संघर्ष किए। भैया संघर्ष का कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई संघर्ष नहीं करने। क्यों करूँ मैं संघर्ष, मेरी दुर्गति मत करो। आई एम डूइंग, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मुझसे लिया जा रहा है, कर नहीं रही हूँ ओके कर नहीं रही हूँ, लिया जाता है हमसे। तो ये संघर्ष जो वर्ड जो होता है ये भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्यों भाई, मैं क्यों करूँ संघर्ष, जैसे सब लोगों का लाइफ है वैसी होनी चाहिए। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों दूं, मेल से ज्यादा काम मैं क्यों करूं, इवन क्यों करूं, क्यों क्यों करते हुए भी करना हमें ही पड़ता है फीमेल्स को सोसाइटी में। दिक्कत ये है। जी आगे आपको कुछ पूछना हो तो जी बताइए। जी जी। बहुत अच्छा कहा मैम आपने। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही आपका वास्ट एक्सपीरियंस है। हम तो मैम अभी कुछ समय से काम करना हमने शुरू किया है, बट एक्चुअल बीइंग अ लेडी, जैसे आपने कहा कि हमसे काम लिया जाता है ना। आप देखिए कि एक जैसे महिला है, जैसे पैदा होती है किसी घर में, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप देखिए कि जैसे कोई लड़की पैदा हो रही है तो यूजुअली कई घरों में मातम का माहौल छा जाता है कि यार अब लड़की पैदा हुई है, अब इसकी वहीं से उसी टाइम से टेंशनें उनके पास आ जाती है कि यार इसकी शादी करनी है, अब फिर दहेज का भी अरेंज करना पड़ेगा। कभी मैम आपको, कभी आपके पेरेंट्स को ऐसा फील हुआ जब आप जब घर में आए, कभी ऐसा फील हुआ हो, कभी आपने ऐसा माहौल देखा हो? थोड़ा सा और इसके बारे में अगर आप बताएं। ऐसा है कि मोर और लेस हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है 150 करोड़ के आसपास है। तो उसमें जो हम 50%, अराउंड 50% है, जो सभी फीमेल्स की दुर्गति सेम ही है। लड़की पैदा हो तो जो इसके साथ जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था जिसमें कि बहन बेटी
को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और बहन बेटी ले आते हैं अपने डोमेस्टिक अनपेड डोमेस्टिक वर्क करने के लिए। सबसे बड़ा फंडा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फीमेल्स के लिए ये बहुत ज्यादा गलत सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है कि लड़कियों को इस तरह से, भले वो कितनी वर्किंग हो, कुछ भी करे, पैसे, जैसे मेरे वाले केस में ही देखें मेरे, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक और बात भी है कि ज्यादातर शादियों में लड़का पक्ष की तरफ से झूठ बोले जाते हैं। सेम ऐसे ही मेरी तरफ से भी मेरे जो केस में झूठ बोला गया था कि मेरा हस्बैंड जो है वो ज्यादा अर्निंग है और वो मुझसे ज्यादा एजुकेटेड है। जब फाइनली शादी करके घर पहुंचे तो पता चला एक तो वो मुझसे आधा एजुकेटेड था और अर्निंग के नाम पे तो वो जीरो ही था, लेकिन उसको अपने क्योंकि वो कुलदीप का लड़का है तो एडवांटेज तो उसे मिलेगी, वो अपने घर से विदा नहीं होगा। मैं एजुकेटेड हूँ, अपने 6 सिबलिंग बहन भाइयों में से सबसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ, जॉब मेरी लगी हुई है, मेरे भाइयों की किसी की जॉब नहीं है, वो सारे पापा के जॉब के अंडर काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को घर से नहीं निकाला दिया गया, लेकिन हम तीनों बहनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। और ये एक्चुअली में ये पैटर्न हमारे घर का ही नहीं है, ये तो वर्ल्ड वाइड पैटर्न टाइप में कल, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली तो ये बिल्कुल यही पैटर्न ही है। लड़की सुपर परफॉर्म करे, स्टडीज में करे, जॉब लग जाए, इवन आईएएस लेवल की हो जाए तो भी वो विदा होगी। ये बड़ा पैथेटिक है। इवन अभी जो ये कैटरीना कैफ की शादी भी हुई उसके साथ, उसी के केस में देख लो कितना हाई लेवल हाई प्रोफाइल केस है, उसमें भी कैटरीना कैफ विदा हो रही है। वो हर कंडीशन में अपने पति से सुपर है, वो फिर भी अपने हस्बैंड को विदा करके नहीं ला पाई है, वो आई है, उसे लेके आया गया है। तो ये जो क्लिंच है कि फीमेल्स को घर से निकाल दो निकाल दो, ये क्लिंच खत्म करने हो गए। एक्चुअली में क्या है, पैट्रियार्की में जो पापा लोग हैं, जो घर के हेड लोग हैं, एग्जैक्टली कैटरीना कैसे, मतलब वो कुछ भी करे, उसे डोमेस्टिक वर्क तो वो ही करेगी कैटरीना कैफ ही, मतलब। और वो जो नवाब साहब जो उससे शादी करके हैं, वो अपना लिंग श्रेष्ठ है, वो क्यों कुछ बनाएंगे भाई, उनके पास तो वो तो लिंग के साथ पैदा हुए, प्रिविलेज है, वो तो डोमेस्टिक वर्क करेंगे ही नहीं। वो वाइफ के साथ तो क्या करेंगे, वो एज ए सन भी नहीं करते। दिक्कत इन बातों की होती है। और इसके लिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो घर के हेड है, पैट्रियार्कल जो पैट्रियार्की है वो यूनिवर्सल है, ओल्डेस्ट स्टेबल है, तो वो हर कंट्री में, हर रिलीजन में, हर क्षेत्र वाइज सब जगह पे पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन है हर जगह पे ही। तो उसमें क्या होता है कि हेड जो है वो पापा है। अगर पापा घर के डोमेस्टिक वर्क नहीं कर रहे हैं तो बेटे तो ऑफ कोर्स वो करेंगे ही नहीं। और पापा के घर का एक और फंडा है कि उसने अपनी बेटी को कहने को ऐसा जो मेंस प्लानिंग में ऐसे करके दिखता है कि मम्मी परवरिश कर रही है लड़कियों की, बच्चों की, लेकिन वो ऑर्डर इनवेरिएबली पीछे से पापा के होते हैं कि इसको ऐसे करके ग्रूम करना है कि ये फ्यूचर वाइफ होनी चाहिए या बहू होनी चाहिए, इसको हम अपने पास नहीं रखेंगे। दिस इज वेरी क्लियर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चाहे वो, हालांकि जो हमारे इतने सारे राइट्स भी हमें मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से भी, उन सब राइट्स के बाद भी हमको वो राइट्स लेने के लिए अगर कोर्ट में ही जाना पड़े तो फिर फायदा क्या है। वो सारे जो जितने भी हमें राइट्स है उसमें से 50% से ज्यादा राइट्स हमें खुद के पापा से लेने हैं। मतलब उसको भी लेने के लिए अगर हमें कोर्ट जाना है तो हमारा पापा किस बात का पापा है। उस पापा में और पति की दुश्मनी में उसको एलमनी लेने के लिए अगर हमें वहां पे भी कोर्ट में जाना पड़ता है, तो पापा वर्सेस पति में क्या फर्क है? क्यों हम अपने पापा को रियायत दें जिसने कि हमें भेज दिया। लड़का तो उनका कुल दीपक जो है वो अगर उसकी जॉब भी नहीं लगती तो उसको कुछ भी करके उसको स्टेबल किया जाता है। और अगर खैर अगर वो कुछ भी ना भी करे ना तो भी उसको ये जरूरी नहीं है कि वो कुछ कमाए भी, बस वो घर। और ऑन द कॉन्ट्ररी देखा जाए तो जब उसको सब चीजें इनहेरिट में ही मिल रही है सब चीजें, तो वो उसको तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ना पेड वर्क करेगा ना अनपेड वर्क करेगा ना तो भी चलेगा उसका। और फीमेल से अनपेड वर्क तो उसको करना ही करना है, और पेड वर्क अगर करेगी तो एडिशन में उसके साथ अनपेड तो उसके साथ करना ही पड़ेगा। इसमें क्या है कि पापा लोग जो घर के हैं ना, बेसिकली जो मैंने अपने इस सारे चीजें देखी और इन सब चीजों को महसूस किया कि गड़बड़ कहाँ है। मतलब कहते हैं मम्मी पापा 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 बहुत अच्छे हैं, पापा मतलब एक इंटरनल फीलिंग होती है, एक नेचुरली है। वो जब हमारे बायोलॉजिकल फादर होते हैं तो वही हमें उन्हीं के पैदा होते हैं, वहीं पे वही हमारी परवरिश करते हैं, तो उनके साथ एक बॉन्डिंग तो हमारे शुरू के लर्निंग पीरियड में उन्हीं के साथ ही होती है। लेकिन फिर वो उस विदा तो कर देते हैं, फिर फायदा क्या उसका। बेटे कैसे भी निकम्मे हो निठल्ले हो घर पे ही रहेंगे, लड़कियां आउट परफॉर्म करें तो भी वो घर से निकाल दी जाएंगी कैसी भी हो।
तो ये फंडा मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा कि मतलब एक तो निकाल देते हैं, ऊपर से अगर वो ससुराल में गई तो गई, फिर हमें ससुराल में उसके साथ कुछ भी हो जाए कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? बेटा अगर जॉब करने के लिए भी यहाँ किसी भी काम के लिए जाता है, उसे 25 फोन किए जाते हैं कि तू कहाँ आया है, तूने खाना खाया नहीं खाया, तेरी जॉब कैसी चल रही, तेरी स्टडीज कैसे चल रही है। बेटी को, हालांकि वो किसी गैर लोगों में नहीं होता, एक अलग से पेड़ जगह पे कहीं पे भी रहा होगा, क्योंकि वो ससुराल में तो विदा होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए इतनी उनको सपोर्ट सिस्टम इतना है कि उनकी मतलब वो इरिटेट हो जाते हैं कि हमको कॉल मत करो। और बेटियों के लिए सपोर्ट सिस्टम क्या है कि उनको कोई कॉल भी ना करे, ऐसा सिस्टम जो है एक आदर्श स्थिति बना रखी है कि उसको अगर शादी करके विदा कर दिया है तो उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आनी चाहिए। वो एक बेस्ट आदर्श स्थिति कैसे, जिस बेसिकली वो आदर्श नहीं होती, वो क्रुकड स्थिति होती है कि हम तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी करें इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। इस कंसर्न में क्या होता है ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या कि ससुराली ज्यादा बदनाम है। और जबकि मैंने जब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया सोसाइटी में, तो मुझे लगा कि ससुराली तो बदनाम इसलिए है क्योंकि पापा लोग को बदनाम करना इज नॉट संस्कारी टाइप का, कि जिसको ससुराल से भी दिक्कत है उसको पेरेंट्स से भी दिक्कत है। असल में दिक्कत जो है हमारे पापा होने के साथ है, ससुरालियों के साथ हमारी कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पापा सही हो तो हमें ससुराल में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ससुराल अगर पापा सही हो तो इवन अगर हमारे पेरेंट्स सही है तो हमें ससुराल में भेजने का इतना जो एक परफेक्ट सा सिस्टम है ये भी नहीं हो। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ससुराल तो जो है, जो बाप का है वही तो ससुराल है, और जो ससुराल है वही तो बाप का वाली कहानी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है वो लड़कियों के पापा के घर को मायका कहा जाता है, जबकि हमारी मम्मी उस घर में विदा होके आई है जिस घर में, जैसे हमारे लिए ससुराल जो है वो हमारी बेटियों के लिए मायका बन जाता है कि माँ का घर है। बेसिकली तो वो मायका है ही नहीं भाई, वो मायका का है, वो तो बाप का ही है, वो बाप का ही घर है। मम्मी वहां पे आई है, पीछे दिनों में मम्मी वहां आई थी और अब हम आगे विस्थापित कर दिए गए हैं। तो जब हमारा घर नहीं है तो एक तो घर नहीं है, ऊपर से हमें लेबर इतनी करनी है कि हमारी हड्डियां भी निचुड़ जानी चाहिए, इतना हमारे से एक्सट्रैक्ट करके काम लिया जाएगा। कहने को इतने सारे स्टीरियोटाइप भ्रम फैला रखे हैं सोसाइटी में कि औरतें कमजोर होती हैं, फलाना ढिमकाना, ये वो नहीं कर सकती, लेकिन उससे देखो आप काम तो उनकी कैपेसिटी से ज्यादा ले रहे हो। आपको घर के काम पूरे करने हैं जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, उसके वर्किंग आवर इतने ऑड है, कोई फेस्टिवल में उसको कोई छूट नहीं है। तुम अपने घर में खुद बैठे हुए हो, ससुराली की बात तो अलग करें, लेकिन अगर हम अपने माँ बाप के घर में भी करें तो भी तो हमारे भाई और पापा भी तो आराम से बैठे रहते हैं, हमारी मम्मियाँ और हम ही तो खपाए होते हैं किचन में, सारे डोमेस्टिक वर्क में भी। मुझे ये जो इतनी सारी सोसाइटी में, क्योंकि डीपेस्ट रूट लेवल पे पेट्रियार्की है, सारे डिस्क्रिमिनेशन की जड़ जो मुझे लगी वो पेट्रियार्की है। सबसे रूट लेवल का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जितने बाकी सारे डिस्क्रिमिनेशन है वो जेंडर के बाद के ही हैं। पहला डिस्क्रिमिनेशन जो इस ह्यूमन पॉपुलेशन में आया है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही था, उसके बाद के बाकी सारे डिस्क्रिमिनेशन उसके बाद के ही हैं। उसमें क्या है कि फीमेल जो है वो इंफीरियर कर दी। मैं तो वो सोच के हैरान होती हूँ कि बायोलॉजिकली जो है फीमेल्स जो है वो सुपीरियर है, तो उनका एजिस पीढ़ी दर पीढ़ी कितना उनको कंट्रोल किया गया कि आज की डेट में वो सबमिसिव है, उनका कोई रोल ही नहीं है। आप देखें तो हमारे जो इतने सारे जितने भी हुए, ये इतने हम काम करते हैं, घर का इतना काम करते हैं जिसकी की कोई सैलरी नहीं मिलती हमें। अगर यही काम इंडिविजुअली करके बाहर से करवाए जाए तो एक आदमी की तनख्वाह से ज्यादा हम अपने आप से कमा सकते हैं। और लेकिन ये पेट्रियार्की के क्लिंच ऐसे हैं कि पुरुषों ने जो जीडीपी है उसमें डोमेस्टिक वर्क जो हमारे से लिए गए हैं उसका कोई से ही नहीं है। पुरुषों ने जीडीपी में वो काम रखे जिससे कि उन्होंने पैसे कमाए, और अनपेड काम के तो पैसे ही नहीं दिए, इसलिए उनको जीडीपी में इंक्लूड भी नहीं किया। तो इंक्लूड नहीं किया तो पैसों से उनको विड्रॉ कर लिया, काम तो उनसे लिया गया लेकिन उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं किया गया। जबकि अपने आप से वो अपना कच्चा भी नहीं धोता फ्री में, जो कि उनका अपना कच्चा है, जो कि उसको मॉरली धोना है, वो भी नहीं धोगा क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल रहे। एक तो उसको पैसे नहीं मिल रहे, ऑन द कॉन्ट्ररी उसको एक फ्री की लेबर मुहैया करा दी जाती है
पत्नी की फॉर्म में पहले मम्मी धोएगी, फिर मम्मी और बहनें धोएंगी, फिर उसके बाद जो है पत्नी अवेलेबल है ये धोने के लिए, उसके ऊपर तो कॉपीराइट हो जाता है हस्बैंड का। तो इस चीजों को जो गहरे से देखा जाए तो सब लोग कहते हैं कि जब महिला मुद्दे होते हैं कि महिलाओं को क्रांति करनी है। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन शुरू में मुझे भी जैसी बातें इतनी सारी मैंस प्लेनिंग होती है तो ऐसा लगता था कि हाँ औरतों को क्रांति करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने लेट 40s में पहुंच के देखती हूँ कि क्यों भैया हमें क्यों क्रांति करनी है, और हमारी क्रांति से कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब्यूजर को फाइनली अपनी प्रिविलेजेस छोड़नी है। अगर वो अपनी प्रिविलेजेस छोड़ दे तो हमें तो क्रांति करने की जरूरत ही नहीं है, वी आर ऑलरेडी ओवरडूइंग। अब आप पहले हमें गुलाम बनाते हो, पूरी सेवा लेते हो, फिर आप कहते हो कि अब तुम वो सारी चीजें छोड़ो, अब तुम क्रांति करो। ये तो कोई बात नहीं होती है भैया, हम अब क्रांति भी हम करें। क्यों नहीं ऐसा अच्छा हो कि तुम गुलाम बनाने ही बंद कर दो जब हम इक्वल ही हैं तो। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या है कि आपने अभी जो क्वेश्चन उठाया कि घर में बेटी पैदा होती है, पहले तो मुझे ये बाइनरी भी बिल्कुल समझ नहीं आती कि या तो बच्चे में बेटा है और या बच्चे में बेटी है। भैया और जेंडर आइडेंटिटीज भी है, पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें सिर्फ बाकी सारे जेंडर गए, वो सिर्फ फीमेल की सिर्फ इसलिए से है क्योंकि उसके पास गर्भ है, उस गर्भ से उसको अपना कुल दीपक चाहिए, अपने जेंडर के लोग चाहिए, बाकी लोगों से उसको वो भी नहीं मिलता, इसलिए उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बिल्कुल ही टोटली अनएक्सेप्टेबल बात है, टोटली मतलब असंवेदनशील जो बात कहते हैं ना, वो कहते हैं कि पैदा बच्चे हुए, बच्चे का कसूर है कि वो अगर मेल या फीमेल नहीं हुआ, फिर उसके साथ इतना पार्शियल ट्रीटमेंट क्यों? और वो सोसाइटी में पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, घर में ही मिल जाता है। जब घर में ही इतना है कि बेटे को ही प्रायोरिटी है, बेटी को है ही नहीं है, तो बाकी जेंडर्स की तो कौन पूछेगा, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। और लेडीज की जो थोड़ी बहुत ही से है मेरेज के सामने, वो इसलिए क्योंकि उनके पास यूट्रस है, गर्भ है। अगर सपोज औरतों के पास गर्भ नहीं होता तो शायद औरतों की भी वो कोई ऐसी से नहीं होती कि उनको पुरुष औरतों को भी कोई वेटेज देते कि उनकी जरूरत भी है। ये तो पुरुषों की मतलब समझ लो कि बायोलॉजिकल ड्रॉबैक है कि उसको बच्चे औरतों से ही मिलेंगे। तो मेरे को कभी कभी इसी इतनी जो ये ऐसे करके मैं सोचती हूँ कि इतना माँ होना इतना ग्लोरीफाइड कर दिया। पहले मैं सोचती थी कि माँ मेरे अपने केस में जैसे कि मेरा भी शादी हुई तो शादी का बाय प्रोडक्ट तो बच्चे तो होने ही होते हैं। वो तो जो पति को उसको माचो मैन बताते हुए 9 महीने में अगर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए वो तो वो बिल्कुल ही माचो मैन है। मतलब सोसाइटी भी इतना प्रेशर डालती है। सोसाइटी क्या मेल्स ही होते हैं, उन्हीं का बेसिक फंडा। तो रूट पे जो हमारे टॉप में है, हमारे कंट्रोलर है, वो पुरुष ही है। अब उसमें इतना प्रेशर होता है कि 9 महीने के साथ जैसे मेरे केस में ही बच्चा हुआ। पहले तो हमारे जो शादी थी, शादी करके हमें विदा कर दिया, फिर मेरा बच्चा भी हुआ, वो शादी सक्सेसफुल नहीं हुई। बच्चा किसके से आया? मेरे इससे आया भाई। मैं बच्चा क्यों करूं? मैं बच्चा क्यों पालूं? और यही बच्चा अगर बिना शादी के मैं कर लेती तो ये सोसाइटी जो है मुझे जीने नहीं देती। मेरा गर्व है। इवन जो भी और रिसर्च हो रही है आने वाले दिनों में, तो मेल्स के इवन स्पर्म की भी जरूरत नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। क्लोन, फीमेल बॉडी इज इटसेल्फ एनफ टू रिप्रोड्यूस, क्लोन ऐसे करके पैदा करने के लिए। फिर ये इतना कंट्रोल क्यों? एक तरफ आप कहते हो कि पूरक का भाव है, इतना पूरक है, वो पूरक हटा दो भैया, हमें अपने आराम से जीने तो हम अकेले ही पूरे हैं। नहीं जरूरत हमें मम्मी बनने की। क्यों बनाया जा रहा है मम्मी बनना? इतना ग्लोरीफाइड है, इतना प्रसव में इतनी पेन होती है, इतना ग्लोरीफाई मम्मी। लेकिन मम्मी किसकी? अगर वो मम्मी किसी अनसर्टिफाइड स्पर्म डोनर, जिसको कि पैट्रियार्की में पति कहते हैं, जो कि पिता और भाई ढूंढ के देंगे, उसके अलावा हम किसी से बच्चा करके देखें, फिर मम्मी गई तेल लेने, फिर उस मम्मी की जो दुर्गति होगी, उस बच्चे के साथ इतनी दुर्गति होगी उस मम्मी की, जिसका कि मतलब दोनों की जीवन दुर्गति हो जाएगी। अगर बिना सर्टिफाइड स्पर्म डोनर, जिसको कि पैट्रियार्की में पति कहते हैं, उसके बिना अगर बच्चे पैदा होगा ना, तो उस कंडीशन में तो कुल दीपक और लिंग वाला भी पैदा होगा ना, तो उसकी भी दुर्गति हो जाती है। अनाथ आश्रम में लड़के भी पड़े हुए हैं। तो पति सर्टिफाइड स्पर्म डोनर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपने आप से थोप रखी है औरतों के ऊपर। आप
अब शादी से पहले भी सेक्स उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, शादी के में पत्नी भी चाहिए, शादी के बाहर गर्लफ्रेंड के बाहर भी चाहिए, और शादी के बाद तो वो तो कभी अकेले रहे ही नहीं, उनको हमेशा कोई ना कोई साथ साथ चाहिए। लेकिन लड़कियों का क्या सपोर्ट सिस्टम है? लड़कियों को बाप के से निकाल के ससुराल में फिट कर दिया। मतलब पहले तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे पे बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह रखे रहेंगे कि इनके कहीं और अफेयर्स नहीं होने चाहिए, कोई लव अफेयर नहीं होना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जब हमारे पेरेंट्स इतने कंट्रोल में रखते हैं, फिर उसके बाद हमें ससुराल में विदा कर देते हैं। वहाँ इतने सीसीटीवी होते हैं, वहाँ तो वहाँ ही जहाँ हम अपने माँ बाप से बात करने की इजाजत नहीं है, वहाँ हम 497 कहाँ से कर लेंगे? कितनी सोचने की बात है। लेकिन लड़के जो है वो कुलदीपक है, वो करते हैं। अब इसमें अपवादों वाली बात नहीं है। मैं जितनी भी बातें हम लोग आपस में शेयर करेंगे, इसमें अपवाद बीच में लाकर बात को डाइवर्ट करने में से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। जितनी बातें वो है, पैटर्न है, इतना वाइड पैट्रियार्की है, इसमें अपना अपना पैटर्न समझ के उसको अनलर्न करना है। हम किसी के ऊपर लठ लेके किसी को ठीक नहीं कर सकते, हिंसा हमें चाहिए भी नहीं। और हम जो है ग्रेजुअली सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे कि हमको पीरियड्स होते हैं, फिर हमसे बच्चे लिए जाते हैं, फिर हमको ढंग का पोषण नहीं मिलता है, उस हिसाब से हम पुरुषों के बराबर फिजिकली वीक बना दिए गए। तो हमें हिंसा वैसे भी नहीं करनी है, और हिंसा से हम जीतना भी नहीं चाहते। तो हमसे विद्रोह, क्रांति, संघर्ष के नाम से लगा के सुंदर सुंदर वर्ड लगा के हमको पुरुषों का अगेंस्ट क्यों खड़ा कराया जा रहा है? जब हम ये क्या, और जो पुरुष अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझता है, उसको नहीं समझ आ रही कि गड़बड़ कहाँ है। फिर अगर उसको समझ नहीं आती तो अपने आप को इंटेलिजेंट क्यों कहता है? फिर माने, फिर अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो हमारी बात सुने, हमारे नीचे आए, फिर ऊपर क्यों चढ़ा हुआ, हमारा पावर डोमिनेट क्यों कर रहा है? लॉजिकली क्या है इतना, मतलब वो पैट्रियार्की में इतने ज्यादा क्लिंचेस हैं। लड़की के पास यूट्रस है, उससे 9 महीने में आपको बच्चा चाहिए, तो आप लड़की को विदा करने की बजाय लड़के को विदा क्यों नहीं कर रहे? लड़का क्यों नहीं आ रहा? ताकि वो जिसने बच्चे पैदा करने हैं वो अपने कम से कम बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास तो रहे। उसको नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास ट्रांसफर कर देते हैं, जाओ अब तुम वहां पे जाके बच्चा पैदा करो। बच्चे पैदा करने की प्रोसेस में भी फिर उसमें जो है कई जगहों पे तो जब उसकी डिलीवरी करनी होती है तो बच्चों को इधर अपने माँ के वहां भेजते थे। वैसे उसको अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ बात नहीं करनी है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चे के टाइम, पैदा करने के टाइम पे जो है बहू को माँ के घर में भेज देंगे, चलो अब जो खर्चा हो वो सारा माँ कर ले। अब खर्चा कर लेगी ना, फिर हमारे पास, मतलब कुलदीपक तो ससुराल वालों को चाहिए, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो उनकी भरसक कोशिश रहेगी कि वो लड़की के माँ बाप बियर करें। मतलब दोनों में प्रॉब्लम ये है कि बाप का है वही ससुराल है, और जो ससुराल है वही बाप का है, तो दोनों जाने बच रहे हैं। दिक्कत ये, और इसमें पीस किसको रहे हैं? इसमें पीस रहे हैं औरतों को। भाई जब मेरे पास यूट्रस है, मुझे बच्चा पैदा करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पे जाके बच्चा क्यों पैदा करूं? क्यों करूं मैं, जब मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे विदा किया। तो और फिर मैं, अगर मुझे ही बच्चे पैदा करने हैं और घर मुझे ही देखना है, लड़कों ने अपने माँ बाप भी नहीं देखने, तो फिर ये अपना यही विदा हो के आ जाए, यही देखे हमारे पेरेंट्स को। तरह तरह के इतने स्टीरियोटाइप फैला रखे हैं कि बहुएं जो अपने इन लॉज को देखती नहीं है और अपने पेरेंट्स को देखती हैं। चलो भैया ठीक है, अपने को देखती है ना, ये तो मानती हो ना कि अपने को देखती हैं, ठीक है, फिर अपने पेरेंट्स देखने दो। तुम तो ना अपने देखते हो ना उसके देखते हो, फिर ऊपर से गुर्राते भी हो कि वो नहीं देखती। क्यों देखूं मैं किसी के पेरेंट्स को? मैं नहीं देखती, मेरे अपने पेरेंट्स हैं। क्यों करें भाई हम किसी के पेरेंट्स क्यों देखें? अपने पेरेंट्स देखो ना, किसने मना किया? फिर मैं, एक तो तुम मुझसे अपने पेरेंट्स की सेवा कराओगे, फिर वो जो पेरेंट्स जो है ना, सेवा के बदले में प्रॉपर्टी अपने बेटे को देके जाएंगे। फिर तुमने अगर अपने बेटे को ही सब कुछ देना है तो फिर उसी से करवा लो ना। वो बेटे जो प्रॉपर्टी लेने के लिए अपने आप को बन जाते हैं, वो एक गिलास पानी तक नहीं देते माँ बाप को, और इनहेरिटेंस में उनको बिना किसी रुकावट के, इनहेरिटेंस में बिल्कुल जनरेशन बाय जनरेशन बाप का नाम, काम, पैसा सब अपने आप मिल रहा है। भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। औरतों को क्या है, पहले तो उनको विदा करके दूसरे अनजान लोगों में, गैर लोगों घर में, गैर शहर में भेज दो, जा तू अब अपने आप से सरवाइव कर। लेकिन और उसमें क्लॉज ये है कि तुझे बैक में मुड़ के अपने माँ बाप को कुछ बताना नहीं है घर का। मतलब जिस बहू को तुम चुन के लाए हो, जिस घर से चुन के लाए हो, उसको फिर वो जो अपने पेरेंट्स को भूल जानी चाहिए। ये परफेक्ट
आदर्श स्थिति है भारत में बहुओं के लिए। और अक्सर मैं आजकल एक और बात भी नोट करने लगी कि जहां पे भी औरतें लिखा होता है ना, मुझे इन एक्सक्लूसिव औरत वर्ड से और ज्यादा इसको डीकोड करने का मतलब बहुत ही ऐसा लगा कि औरत क्यों कहा जाता है, जबकि ये औरत नहीं है, ये पत्नी है। कोई भी लड़की जो है वो, हर लड़की तो पत्नी है। जो जिस औरत की बात कर रहे हो कि वो औरतें ऐसी होती हैं, औरतें वैसी होती हैं, और वो औरत कोई औरत नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर मैरिटल स्टेटस है कि वो एक पत्नी है। कोई भी जो औरत पत्नी नहीं है, पत्नी मीन्स शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी नहीं हुई है उसके साथ, जिसकी शादी नहीं हुई, ऐसा कहना भी मेरे को अपने आप में ऐसा लगा कि भैया किसकी शादी नहीं हुई, सबकी तो शादी कर देते हैं। क्योंकि हमने भैया एक लेबर गुलाम लेवल का एक मजदूर तैयार किया है जो आगे पुरुषों को जाके सेवा देगा, तो उसको अपने पास क्यों रखेंगे? अगर हमने अपने पास रखी तो हमें कौन देगा सेवा करने के लिए? तो डोमेस्टिक के लिए ट्रेंड करके लड़की आगे फॉरवर्ड करनी है, तो और लड़की फॉरवर्ड करनी है, वो बेसिकली बनेगी पत्नी और बहू ही, उसका अपना इंडिविजुअल कोई स्टेटस छोड़ा ही नहीं है। वो जो बनेगी उसकी जो है वो बन गई कुमारी से श्रीमती। कुलदीपक पहले मिस्टर रंजीत थे, शादी के बाद भी मिस्टर रंजीत ही है, और विडो हो गए तो भी मिस्टर रंजीत। विडो तो खैर वो विडोअर तो वो होते ही होते सारी, उनसे पहले पिछली वाली से भी छोटी उम्र की लड़की उनकी मिल जाती है, मतलब उनका मैरिटल स्टेटस चेंज ही नहीं होता, वो वैसे के वैसे लड़के के लड़के ही रहेंगे, लेकिन औरतों के साथ सारे चिपका दो। मेरे अपने केस में ये ऐसा हुआ कि जब शादी हुई तो श्रीमती लगाना जरूरी हो गया। हमारे रजिस्टर में यही कहानी थी कि रजिस्टर में अब मेरा तो डाइवोर्स हो गया, अब मैं श्रीमती लगवाना मंजूर नहीं करती हूँ, लेकिन कोई एक ऐसा शब्द हिंदी का नहीं मिला जिससे कि वापस में ये पता लगे कि मेरा कोई मैरिटल स्टेटस नहीं है। जब मेरे उसी रजिस्टर में ये लिखा जा रहा है कि श्री डैश डैश डैश, तो मेरे में अब श्रीमती डैश डैश क्यों लिखा जाए? मेरे श्रीमती से क्यों बताया जाए कि मैं मैरिड हूं, या मेरा मैरिटल स्टेटस क्यों रिफ्लेक्ट हो? क्यों ये जरूरी है कि रिफ्लेक्ट हो? एक तो क्यों जरूरी है रिफ्लेक्ट हो, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि श्रीमती के अलावा मैं वापस आ गई हूं तो मैं क्या लिखूं? बड़ी मशक्कत के बाद मुझे जबरदस्ती उसके अंदर सूचना लिखना पड़ा कि आई एम नॉट श्रीमती। मुझे श्रीमती कह के बार बार क्यों याद दिलाया जा रहा है कि मैं डाइवोर्सी हूं? क्यों याद दिलाया जा रहा है? लड़कियां विदा करके अपने ससुराल में आ जाती हैं, वहां पे जो लड़के होते हैं वो भैया ही रहते हैं, सारे भैया ही रहते हैं। लड़की वहां पे दूसरे लोगों में आ गई, वो भाभी हो गई है, बच्चा हो गया तो वो भाभी ही है। मेरे अपने मोहल्ले का मैं आपको किस्सा बताती हूँ, हम इतने ट्यून्ड है भाभी कहने के लिए कि भाई भले हो या ना हो, चलो भैया जिसकी अच्छी एमिकेबल थी, कोई विडो हो गई, अकेले रह रही है, तो वो एक बार को मान लिया उसको भाभी का। तो मेरे जैसे लोगों को कोई भाभी कहता है तो मेरे तन में आग लग जाती है। क्यों भैया, मैं उसे भूलना चाहती हूँ, क्यों भाभी क्यों बोल रहे हो मुझे? मेरा अपना एक नाम है रंजीत कौर, वो लो जिससे मुझे अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं कराना है कि मैं क्या हूं। इतनी सी बात, इतने मतलब आप इन चीजों से आप भग ही नहीं सकते। मतलब एक जीवन मिला है मुझे, मैं कितनी कितनी बातों के लिए कितनों से लड़ूं, क्या क्या बात बताऊं, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ मैं, एग्जॉस्ट। इसलिए मुझे इस संघर्ष के नाम से आजकल बहुत ही एंजाइटी होती है कि क्यों भैया कब तक संघर्ष करूं मैं, एक लिमिट भी तो हो। मुझे नहीं करना संघर्ष, मैं ऑलरेडी काम मुझसे बहुत सारे लिए गए हैं, मेरे पास संघर्ष की एनर्जी नहीं बची है। एक और एग्जांपल देकर बताती हूँ, जैसे कि मतलब वर्क कैसे करके उन्होंने जेंडराइज किए हुए हैं। जो जितने अनपेड वर्क हैं वो सारे फेमिनाइन हैं, जितने पेड वर्क हैं वो सारे मैस्कुलाइन हैं। जैसे गृहिणी का पुलिंग मिलेगा ही नहीं आपको। क्यों भैया? खाना सबको खाना है, घर सबका है, आदमी को भी घर उतना ही चाहिए, औरत को भी उतना ही चाहिए, बाकी सब लिंगियों को भी घर उतना ही चाहिए। फिर सब जनों को अपना घर का क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि ये एक कहावत है कि अगर पति के दिल में जाना है ना तो उसके पेट से होकर गुजरो, और उस पति को जो खाना पसंद है उसको खुद ना बनाना आता होगा। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है भैया। अगर तुझे ये पसंद है खाना तो तू खुद सीख ले भैया, तुझे पता होना चाहिए
तेरा टेस्ट क्या है, तो मुझसे मैं तेरे को बना के दूंगी, तुझे क्या, तुझे क्या पसंद है वो मैं बना के दूं, क्यों भाई, अगर तुझे पसंद है तो तू बना के खाना, मुझे भी पता कि तेरे को क्या पसंद है। ऐसे ऐसे क्लिंचेस हैं और इतनी इतनी बुरी तरीके से ट्विस्ट करके दिमाग में डाले हुए हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप देख लो अपना 7-8 बजे निकलो, जितने भी फास्ट फूड वगैरह की दुकानें होंगी वहां पे सारे लड़के खड़े होंगे, आदमी खड़े होंगे, वहां पे कुक लड़का होगा, लड़कियां नहीं होगी, लेकिन घर में कुक लड़की होगी, घर में लड़के कुछ नहीं बनाएंगे। इतने इतने कई कई बार ऐसा जब किसी के साथ ही ऐसे चर्चा चलती है तो वो बताते हैं कि वो तो एक तो अनपेड वर्क लेंगे, और अनपेड वर्क लेते वक्त जो है लड़की बिदके नहीं, इसलिए उसका ग्लोरिफिकेशन बहुत जरूरी है, उसको पैम्पर करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में एग्जाम्पल भले ये एब्सर्ड हो सकता है, लेकिन औरतों की कंडीशन दुधारू गाय की तरह है, उसको पैम्पर करना पड़ेगा भैया, उसके पास बहुत बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना है, आपको कुलदीपक उसी औरत से ही लेना है, तो उसको उसकी दुर्गति करते वक्त उसको ग्लोरीफाई भी करना है, ताकि वो अपनी दुर्गति करवाते वक्त ना बिदके नहीं, और पुरुष को उसके दोहन में, उसके शोषण में ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी ना लगाने पड़े, ऐसे करके वाला माहौल बनाया हुआ है। तो जब भी वुमेन्स टॉपिक्स की बात होती है तो उसमें ये बोला जाता है कि औरतों को क्या करना चाहिए। एक्चुअली में वुमेन्स के टॉपिक के ऊपर वुमेन्स की जो पैट्रियार्कल सेटअप में जो दुर्गति है उसमें वुमेन्स को तो कुछ करना ही नहीं है, दे आर ऑलरेडी ओवरलोडेड। आदमियों को अनलर्न करना है, उनको रीलर्न करना है, उनको एटलीस्ट अपने डोमेस्टिक वर्क जो है अनपेड है वो अपने आप करने हैं, ताकि उनके घर की जो औरतें हैं वो अपने टाइम, एनर्जी और कॉम्पिटेंसी को किसी अच्छे काम में लगा सकें। औरतों की पूरी टाइम, एनर्जी, कॉम्पिटेंसी को सक करने जितनी लेवल तक उसको सक करके फिर आप बोलते हो कि औरतें करती ही हैं, भैया करके देख लो, चेंज करो, रोल रिवर्सल करो, रहो तुम घर पे, हम जाते हैं कमाने, हमें भी तो कम से कम पेंशन प्लान मिलेगा, रिटायरमेंट होगी, वीकली छुट्टी मिलेगी, वर्किंग आवर फिक्स होंगे, फेस्टिवल्स के ऊपर घर में खटना नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ग्रेजुअली पहले आदमी जैसे खुद बाहर कमाने जाता था, औरतों को भेजता नहीं था, अब औरतें बाहर निकलने लगी हैं, तो उन जो वर्किंग लेडीज है, जो मैंने अपने आप में ऑब्जर्व किया, क्योंकि डोमेस्टिक वर्क जो है अनपेड वर्क है, उनके लिए तो मुझे पहले से ही ट्रेंड कर दिया था, मेरे पेरेंट्स ने खूब अच्छे से ट्रेंड कर दिया था, इतना ट्रेंड किया हुआ है कि मैं वर्क एडिक्ट हूँ। एक जो मेरा बेटा पैदा हुआ है वो एंजॉय करता है, क्योंकि वो लड़का है, उसको काम करना ही नहीं है, चौड़ा होकर लेटा रहेगा। ऐसा ही मेरे भाइयों के साथ भी था, ऐसा नहीं कि मेरा बेटा ही है, या मेरे पेरेंट्स भी थे, जो पापा भी थे, वो भी जो वर्कशॉप में अर्निंग काम करे उन्होंने वही करना है, उसके बाद उनको कोई एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं। लेकिन औरतों को इतना वर्कहॉलिक और एडिक्ट बनाया है कि वो कुछ, अगर वो कुछ नहीं करेंगी तो वो क्रोशिया बनाएंगी, साड़ियां फाड़ के उसके फुटमेट बना लेंगी। अभी आदमियों को देखा है ये सारे काम करते हुए, वो अगर कमाने वाले काम छोड़ दिए ना तो वो फिर किसी सिगरेट की चाल पे देखेंगे, ताश खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, वो ऐसे वाले काम करते ही नहीं। लेकिन औरतें ऑन द कंट्री, औरतों को वैसे काम करने के लिए छोड़ते ही नहीं, उनको इतना वर्क एडिक्ट बनाया हुआ। फिर उसके बाद उसके क्रांति भी उनके सिर पे छोड़ दो, क्या वो क्रांति भी करें? पहले तो अगर जो काम करे ना जो ये सब फिक्स फॉर्मेट में पुरुष को सर्विस देती रहे, वो तो बहुत अच्छी है। अगर किसी को उससे वो कराना कि भैया क्यों काम क्यों करती है, मना करे ना, उसको करना चाहिए। कई कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है कि जो विक्टिम, एब्यूजर क्यों छोड़ेगा भैया, विक्टिम को क्रांति करनी पड़ेगी। भैया क्यों करनी पड़ेगी क्रांति? विक्टिम एब्यूजर को बता तो रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रही क्या? जब साथ ही हमारे में रहना है तो अनलर्न करने में क्या दिक्कत है? और अनलर्न भी कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ अपने अपने काम करने हैं। हम ये नहीं करेंगे हमारे काम करो, हम तो ऑलरेडी एडिक्टेड हैं ये काम करने के लिए। आप कृपा करके पुरुष लोगों से सविनय निवेदन है कि वो अपने घर के घरेलू काम खुद करें। बिल्कुल बिल्कुल। पर लेकिन ऐसा करने से तो उनको वो उनकी अगर लेडीज ये काम उन्होंने कर लिया घर के, तो उनके घर की लेडीज फ्री हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी तो वो कुछ और काम करेंगी, तो फिर कुछ और काम करेंगी तो वो हाथ से निकल जाएंगी, फिर हाथ से निकल जाएंगी तो हमारी सर्विसेज कौन देगा? तो ये क्लिंच इतने स्ट्रांग है कि उनको दबा के रखो, दबा के रखो। एक
एक डोमेस्टिक वर्क करने वाला जो है, जो मेल्स जो है हमारी सोसाइटी के, डोमेस्टिक वर्क अपना काम खुद करें, अनपेड डोमेस्टिक वर्क खुद करें। एक दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि हर बेटी को पत्नी और बहू बना दिया जाता है, उस कंडीशन में उसका पर जो सुहाग चिन्ह थोपे हुए हैं, मुझे उन सुहाग चिन्ह से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, बहुत ज्यादा एलर्जी है। और इसमें जो लोग ये कहते हैं कि औरतों को फेंक देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं। आप डालो ही मत ना औरतों के ऊपर सुहाग चिन्ह। अगर आप डालोगे नहीं तो उसको टारगेट करने की क्रांति क्यों करनी पड़ेगी? औरत को मंगलसूत्र क्यों पहनना है? औरत को साड़ी क्यों पहननी है? औरत के बड़े बाल क्यों रखवाने हैं? पता है क्यों रखवाना है? सबकी कहानी बिल्कुल, ये सारे कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसका कोई लव अफेक्शन से कोई रोल नहीं है। एक साड़ी पहनी हुई औरत और जिसके बाल बड़े हों, अगर विवाद की कंडीशन होती है तो सबसे ज्यादा कंट्रोल ये दो चीजें इंस्ट्रूमेंटल हैं कंट्रोल करने के लिए औरत को। आदमी एक झापड़ भी मारेगा ना, औरत का ड्रेसअप ऐसा है कि वो अपनी ड्रेस ही संभालती रह जाएगी। फिर अगर तब कंट्रोल नहीं हुई तो उसको झुंडा पकड़ के कंट्रोल कर लेंगे। तो जितने भी हमारे इसमें सुन रहे हैं, इन लोगों इन पुरुषों को इन बातों का ये ध्यान रखना चाहिए। चलो पत्नी के ऊपर आप अगर कंट्रोल, पत्नी को आप अपना जैसी भी उनकी सोशल ट्रेनिंग हुई, लेकिन आपके अपने बच्चों के ऊपर आपको काम करना है। सारे पापा लोग को काम करना है। अपनी बेटियों को इक्वली, बेटियों और दूसरे जेंडर, सभी जेंडर बच्चों को इक्वल ग्रूमिंग देनी है। सिर्फ लड़कियों को एजुकेट करने से या उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने से सिचुएशन में इतना सुधार नहीं आ रहा है, जब तक कि लड़के जो है वो अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। लड़कों को अपने हिस्से का काम करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर कुछ भी सोल्यूशन नहीं होने वाला। लड़कियों को राहत चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी को कहीं और लगा सके। दूसरा क्या होता है कि मुझे इस कंसेप्ट में पति लोग से खास तौर से बात करनी है कि पति लोगों को जो है कॉन्ट्रासेप्टिव की जिम्मेदारी पति लोग की होगी, पत्नियों की नहीं होगी। एक मैं अपनी मम्मी का इंस्टेंस बताती हूँ। मेरी मम्मी की 13 साल में शादी हो गई थी। 13 साल में जब शादी हुई तो वो पहली बार जब अपने घर में आई तो उस टाइम पर उसको पीरियड्स हो रहे थे। 6 बच्चे पैदा करने के बाद उसको टोटल उससे 9 बच्चे पैदा करवाए गए, 6 जीवित बच्चे। तब हमारे पड़ोस में किसी आंटी ने कहा कि तू नसबंदी करवा के आ। नसबंदी करवा के भी आई, फिर भी उसके बाद भी एक बच्चा हो गया। मेरी मम्मी कम पढ़ी लिखी थी, विदा होकर दूसरों के घर में गई थी। मेरे पापा ज्यादा पढ़े लिखे थे, अपने ही घर में थे। उनको ये समझ नहीं आई कि मुझे इतने बच्चे नहीं करने, जबकि उनकी अपनी जो अपने अपने ये पेरेंट्स के पास नहीं रहे तो बच्चों को पालने के लिए उनके पास 2 बच्चों के भी पैसे नहीं थे, लेकिन बच्चे उन्होंने 6-7 करवा दिए। क्या उनको कॉन्डम नहीं लगाना आता? क्या वो नसबंदी नहीं करवा सकते? क्यों? क्योंकि औरत से बच्चे हो रहे हैं, प्रसव उसको देना है। मातृत्व को इतना ग्लोरीफाई कर दो कि प्रसव की पेन ही हटा दो। और ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि आदमी बाहर निकलता है फील्ड में, आदमी ने खुद को बाहर रखा, औरतों को घर के अंदर रखा, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा बजट क्या है। बच्चे या कॉन्ट्रासेप्टिव या अपनी पत्नी की हेल्थ का, आदमी पति को इस करंट सेटअप में उसको अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मेरे अपने 4 अबॉर्शन हुए। आप बताओ, मैंने बीएससी की हुई है, कहने को मैं एजुकेटेड हूं, लेकिन मेरे को सेक्स एजुकेशन नहीं थी। एक बच्चा हुआ, उस टाइम पे मुझे ये पता लग गया कि बच्चा मुझे ही पालना पड़ेगा। तो मेरी हिम्मत, बजट, शरीर, रिसोर्सेज सिर्फ एक बच्चे को ब्रॉट अप करने के हैं। लेकिन हस्बैंड जो है वो 3-4 बारी रेप कम सेक्स कर गया, जिसके प्रोडक्ट जो है मुझे वो गोलियां खा के निकालने पड़े। ये क्या है भाई? दिस इज नॉट फेयर। एक बार भी अगर मिस होता है, अगर पत्नी को आपके गर्भ की गोली खानी पड़ती है तो इसकी सजा होनी चाहिए। आदमियों को ऑन रिकॉर्ड ये सजा होनी चाहिए। गर्भपात की अगर सजा है ना, तो ये अनसेफ सेक्स की भी सजा होनी चाहिए। बच्चा नहीं चाहिए तो आपको अकल होनी चाहिए। आप मार्केट में घूम रहे हो, सेक्स के बारे में आप ज्यादा एजुकेटेड हो, हम नहीं है। लेडीज को इतनी एजुकेशन नहीं दी गई। इन सब चीजों में देखा जाए तो रूट लेवल पे आदमी की जो है वो कमी है। उसको लीड सिर्फ शोषण करने में लीड करना छोड़ना होगा।
उसको हार्मनी पैदा करने के लिए लीड में आना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर ज्यादातर जब बात करेंगे औरतों से, औरतों को स्टैंड लेना चाहिए, अब्यूज विक्टिम आवाज उठाए तो विक्टिम के आवाज उठाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब्यूजर अनलर्न करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अनलर्न के बगैर ये सोल्यूशन जो है वो होने वाला भी नहीं है। अनलर्न इज मस्ट, और वो भी पुरुषों के द्वारा, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो ऑलरेडी अच्छी ट्रेंड है, भावनाओं में भी, काम करने में भी। उनको अनलर्न करने की जरूरत नहीं है। आप उनको पैट्रियार्कल बनाओ ही मत, वो अपने आप से ठीक ठाक है। आप अपनी पैट्रियार्की को छोड़ें, पीछे छोड़ें। बिल्कुल। बेटी को जो है, अपनी डॉटर्स को सिर्फ एजुकेशन इसीलिए ना दें कि उनको अपने बच्चों को ससुराल में जाकर पढ़ाना है। अगर आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है, उसकी जॉब एश्योर करें, और जहां पे अगर उसकी शादी करते हैं तो वहां पे भी एश्योर कराएं, अपनी बेटी की जॉब छुड़वाएं मत। अगर कोई ससुराली ये कहता है कि बेटी आपकी बेटी जो है वो काम छोड़ देगी, तो उस जगह पे अपनी बेटी की शादी मत करें। जिसने ऐसी डिमांड रख दी ना कि वो हमारी जो बहू है वो घर देखेगी, हमें, हमारे पास बहुत पैसा है, हमें ये करने की वो जरूरत नहीं, फलाना है, ढिमकाना है, इसका मतलब आपकी बेटी वहां पे खुश कभी भी नहीं रहेगी। आफ्टर ऑल वो पढ़ी लिखी है, वो जॉब करना जानती है, तो वो सिर्फ डोमेस्टिक अनपेड काम क्यों करे? डोमेस्टिक अनपेड काम करने के लिए बहुत सारे और रिसोर्सेज हैं। एक पढ़े लिखे पीएचडी बंदे के साथ को आप चूल्हे चौक में झोंक कर रखोगे क्यों भैया? उसने पीएचडी क्या चूल्हा झोंकने के लिए की थी? आप 12वीं के रिजल्ट देखें, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आते हैं, और वो मतलब ये तो समझ लो कि 18 साल उम्र करी। अगर उम्र का कंसेप्ट नहीं हो तो हमारे यहाँ तो ऐसी मेंटेलिटी की 5-6 साल में भी आता है लड़कियों को। तो जब 12वीं में उनके आउटस्टैंडिंग में उनके स्कोर्स आ रहे हैं, तो ऐसा पता लगता है कि वो फर्स्ट ईयर में उनकी शादी हो गई जी, सेकंड और फाइनल ईयर वो अपने ससुराल में कर रही हैं। मतलब दिस इज सो। और ये हमारे खुद के पेरेंट्स करते हैं, ससुराले नहीं करते। उनको नहीं दिख रहा कि हमारा बच्चा ठीक ठाक है, पढ़ने में ठीक है, तो मैं पढ़ाऊं क्यों भेज रहा हूँ भाई? हमारी पिछली गली में दोनों बहनें एक घर में आई, उन्होंने बीएससी आके ससुराल में की, और उसके साथ उन्होंने बच्चा, नए घरों में गैर लोगों में, गैर ससुरालियों के साथ अपना को एडजस्ट किया, पति के साथ एडजस्ट किया, बीएससी की, बच्चा किया। मतलब ये क्या है? आदमियों को अगर इतनी रेस्ट्रिक्शन लगे ना, वो मर्डर कर देंगे कि इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन क्यों है। और तुर्रा ये है कि उन बहुओं की तारीफ होती है, देखो जी बच्चा कर लिया, बीएससी कर लिया, भाई तारीफ का विषय नहीं है, ये शोषण का विषय है। जो वो बंदा अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो 2 साल बाद में बच्चा कर सकती थी, अभी उसे ढंग से पढ़ने देते, वो कुछ और भी बन सकती थी। मम्मी तो तुम बनाओगे ही, लेकिन वो कुछ और भी कर सकती थी। हो सकता है वो कुछ और करने के बाद मम्मी बनना ही ना चाहे, अडॉप्ट कर ले, या तुम्हारे साथ ना करना चाहे। कई अभी एक सोशल मीडिया पे कई जगहों पे आ रहा था कि उसने शादी के इतने साल बाद इतनी मेहनत करी और अब वो आईपीएस बन गए। भैया जब उसने शादी करी ना, जिसके साथ शादी करी थी, वो जो उसका पति था एक आईपीएस पत्नी के लायक भी था। आज की डेट में वो आईपीएस है, लेकिन क्या उसका पति उस आईपीएस को डिजर्व करता है? फ्रैक्शन तो होगा ही। तो आप अपने बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए घर के पापा को, बेटियों के पापा को स्टैंड लेना है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बट मैम जैसे आप देखिए, आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए स्टीरियोटाइप के, पैट्रियार्कल सोसाइटी के, आपने अपने बारे में भी बताया, आपने ये भी बताया कि कैसे मतलब कि हार्मनी में मर्दों को लीड लेनी पड़ेगी, राइट? बट आपके नज़रिए में एक्चुअल में जेंडर इक्वालिटी क्या है? क्योंकि आप देखिए आज के टाइम में क्या है, हर कोई जेंडर इक्वालिटी को कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ कि सूडो जेंडर इक्वालिटी, कहीं ना कहीं लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए जो सरकारी तंत्र है हमारे, वो भी कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है, ठीक है मैम? बट एक्चुअल में आपके नज़रिए में जेंडर इक्वालिटी क्या है, अगर आप हमें समझा पाए। जेंडर इक्वालिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यही है कि अपनी बेटियों को पहले विदा करना बंद करो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो विदा का सिस्टम है बेटियों का, बहनों का, ये वनरेबल है, बिल्कुल वनरेबल। उनको प्रॉपर्टी राइट्स दो, उनको एजुकेशन दो, वो फाइनेंस, शादी करने से पहले वो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, फिर वो अपने आप से चूज करेगी कि मुझे किसके साथ शादी करनी है या किसके साथ शादी नहीं करनी है। उसको पूरे, जैसे बेटे भले कुछ भी ना करें,
लेकिन उनको पीछे से इनहेरिटेंस में बहुत कुछ मिल रहा है। लड़कियों ने अगर अपने आप से अर्न किया है, अर्न करने के लायक वो है, तो उनको अर्न करने के लायक बनाया बिल्कुल जाए, सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर बना के उनको विदा ना किया जाए। जेंडर इक्वलिटी में सबसे रूट लेवल पे जो कमी मुझे नजर आई वो ये है, एक उसको ये ऐसे किया जाए, दूसरा जो है लड़के जेंडर इक्वलिटी में लड़कों का रोल सबसे ज्यादा है कि ऐसे करके है कि 90% लड़कों की गोदी में है और 10% लड़कियों की गोदी में है। तो ये जो है लड़के अपना जो है जो एक्वायर 40% ज्यादा कर रखे हैं वो अपना रिलीज करें, तब जेंडर इक्वलिटी आएगी। ऐसे करके इक्वलिटी नहीं आएगी कि औरतें ही संघर्ष करें, औरतें ही सब कुछ करें। औरतों को जेंडर इक्वलिटी करने में कुछ नहीं करना, दे आर ऑलरेडी ओवरलोडेड। बट मैम क्या आपको लगता है कि कभी हमारे इंडिया में 50-50 का रेशियो एक्चुअल में हो सकता है जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं? क्योंकि एक एग्जांपल दे के मैं समझाना चाहूँगा। आप देखिए, जब हम घर पे भी टीवी देख रहे होते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि टीवी का रिमोट मेरे हाथ में रहे, करेक्ट? यानी कि टीवी वो खुद कंट्रोल करना चाहता है। सो यही पावर अगर मान लीजिए महिलाओं के पास आएगी तो क्या ऐसा नहीं होगा कि महिलाएं कंट्रोल करेगी? या फिर एक्चुअल में क्या ये 50-50 एक्चुअल में हो सकता है? कंट्रोल की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, मेल को अपना छोड़ना है। और वो तो जो औरतों के पास आएगा तो डिप्राइव्ड है, फीमेल्स डिप्राइव्ड हैं, उनसे उनकी चीजें छीनी हुई हैं, उनको देनी होगी। अभी तो देने की बात आएगी, उसके बाद जो आपका पॉइंट है कि वो रूल करेंगे या नहीं करेंगी, वो तो तब होगा जब वो अपना 50% करने के बाद वो 60% पे आए। पहले तो अभी 50% ही नहीं है। 50-50 मीन्स 50-50। और जो आप वो जिस केस की बात बता रहे हैं उसमें तो ये कि इम्बैलेंस हो रहा है कि लड़कियों के पास ज्यादा पावर दे दी। अभी तो इक्वल ही नहीं आए, पहले इक्वल तो आए, इक्वल तो बनाया जाए बेटियों को, अपनी बहन बेटियों को, उनको उनकी चाहे जैसी भी हो, आप उनको दहेज देना बंद करें, आप उनको उनके प्रॉपर्टी राइट्स दें। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, भाई से नहीं मांगने, हमें अपने बाप से मांगने। पिता जो है वो मांगने भी नहीं है, पिता को देके जाने हैं। जैसे वो बेटे को मांगने नहीं पड़ते, वैसे बाप जो अपनी सब बच्चों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी जो भी है वो सब दे के जाए। आजकल क्या होता है कि लोग बाग ये कहने लग जाते हैं कि जब प्रॉपर्टी बांट रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांटनी पड़ेगी, पेरेंट्स भी देखने पड़ेंगे। मतलब दिस इज सो इमेच्योर स्टेटमेंट ना, कि मतलब आपको विक्टिम को ही अब्यूज करना है और उसी की ब्लेमिंग करनी है, इसलिए आप ऐसी बात करते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि पुरुषों के बात समझ नहीं आती है जब ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स मिले हैं तो वो अपने पेरेंट्स भी देखें। भैया तुम अपने पेरेंट्स देखो ना, क्या हम दोनों पेरेंट्स देखेंगे? अपने भी देखेंगे, तुम्हारे भी देखेंगे। और क्या तुम अलाउ करोगे हमें अपने घर का काम, अपने जो जो पुरुष हमारे ऊपर लदे पड़े हैं वो हमें उतना रिलीज करो कि जाके हम अपने भी पेरेंट्स देखें, या फिर हम अपने भी देखें और आपके भी देखें? और फिर आप क्या करोगे? अपने पेरेंट्स खुद देखो ना। जब भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, ये पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बीच में घुसा दी जाती है। क्यों भैया? देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या लड़कों को इसलिए पेरेंट प्रॉपर्टी मिली क्योंकि वो अपनी पापा की पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते थे? नहीं, कभी भी नहीं। बहुओं से दिखवाए गए अपने पेरेंट्स। पेरेंट्स बहुएं देखेंगी, प्रॉपर्टी बेटों को मिलेगी। क्यों भाई? ये जो पुरुषों में जो एक टेंडेंसी है ना मैंस प्लानिंग करने की, और जो विक्टिम को घेरने की, जो जितने भी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लॉज हैं उनके बीच में अपनी टांग अड़ा के उसको गलत साबित करने की कि लड़कियां ये हैं, लड़कियां ये हैं। लड़कियों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, अपना पैटर्न समझ के उसको अनलर्न करना पड़ेगा। हमारे को दोष देके क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं होने वाला। हारमोनी चाहिए तो अनलर्न करना पड़ेगा, और अनलर्न करना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब सब जने अपनी अपनी बहन बेटी को दूसरे के भाई बाप और पति से बचा रहे हैं। भैया क्यों बचा रहे हो भैया? कहते हैं कि नॉट एलमेन, लेकिन एक आदमी बता दो जिसके साथ आप अपनी बेटी को अपना हफ्ते भर के लिए, महीने के लिए भेज सकते हो। फिर जब कोई क्राइटेरिया ही नहीं है आप लोगों का, फिर नॉट ऑल मेन का कहते कहते, बट ऑल मेन तो सारे ही हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसने वो मेरे साथ भन बना था, वो इनबॉक्स में आया, मैडम मैंने शराब पी रखी थी, मैं बस में बैठा, मेरे साथ बैठी हुई लड़की जो है बड़ी तेजी से वो करने लगी। मैंने उसे कुछ कहा थोड़ी ना था। मैंने कहा भैया ये देख, तूने उसको कुछ कहा था या तूने कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये बता कि एक XYZ शराब पी के बस में बैठा, तू अपनी बहन बेटी को उसके साथ बैठने देगा? ये बता। कुछ नहीं कह रहा वो शराबी, तू बैठने देगा? तब उसको ये बात समझ आई कि मैं भी तो नहीं बैठने दूंगा।
तुमने कुछ किया है या नहीं किया, तुमने शराब पी है, और शराब पीने वाले के साथ अपनी बेटी को छोड़ना, तुम्हें अपने पे विश्वास नहीं है, तुम अपनी नहीं छोड़ सकते, तो तुम्हारे साथ कोई क्यों छोड़ेगा। और तुम लोगों ने ऐसा एनवायरमेंट भी नहीं दिया, कोई कोड ऑफ कंडक्ट या क्लियर कट रूल भी तो नहीं है कि हाँ ये बोले ये गुण है, ये मतलब सपोज मान लो कि 100 में से इतने गुण हैं, अब ये आदमी जो रिलायबल है। एक इवन ऐसे ऐसे केसेस हैं कि अपने बाप, हमने एक पॉक्सो के केस में अपने बाप को सजा दिलवाई है, वो बाप मान नहीं रहा था, इतनी इतनी झंड करके उस लड़की ने रो रो के हमारे साथ इतनी बातें बताई, मैं और ज्योति उस फरीदाबाद में उस केस को सॉल्व करके आए। आप जब हम अपने बाप तक पे विश्वास नहीं कर सकते, तो आप ये क्या कहते हो कि नॉट ऑल मेन। हम अपने भाई पे विश्वास नहीं करते, फिर नॉट ऑल मेन, हमको नॉट ऑल मेन मत सिखाओ, मत समझाओ, हमको एक एनवायरनमेंट दो कि हम भी नॉट ऑल मेन ना करें। और एक और बात भी मुझे ये जो फेमिनिज्म या पैट्रियार्की में, पैट्रियार्की तो यूनिवर्सल है और ओल्डेस्ट है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस पैट्रियार्की में कास्ट फैक्टर भी बहुत ज्यादा फैक्टर करता है। जो कास्ट वाइज जो SC ST की फीमेल्स होती हैं, उनको जो है अपर कास्ट फीमेल्स से डबल शोषण उनका होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पैट्रियार्की के ऊपर ये कास्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा हावी है, उन औरतों के डबल शोषण है। आप गुजरात में एक मजदूर वर्ग की औरतें हैं, उनको अपना गर्भ निकाल देना पड़ रहा है ताकि वो अपने पीरियड्स ना आए और वो 3-4 दिन में उनको सैलरी मिले। क्या इतना इंसान ह्यूमन नहीं है, आदमी ह्यूमन नहीं? हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। वैसे आप पुरुष जो है अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। वात्सायन ने पूरा काम सूत्र लिख दिया, उसको ये नहीं पता लग रहा कि औरतों के शरीर के साथ कितनी ज्यादा मिसहैंडलिंग हुई है। करते जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। पूरी साइंस में आदमियों का वर्चस्व है, तो वो फीमेल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बना सकता। आप ये देखो कि आप व्हीकल में देखो, बुलेट जैसी गाड़ी बनाई उसने, भैया बुलेट औरतें बनाती तो बुलेट जैसी डिफिकल्ट चीज नहीं बनाती, वो आसान चीज बनाती। फिर उसमें आप अपने आप को माचो मैन बता देते हो, पावरफुल बता देते हो, इंटेलिजेंट बता देते हो। आप माचो मैन भी, आप इंटेलिजेंट भी हैं, आप शक्तिशाली भी हैं, लेकिन इन सब चीजों का इस्तेमाल आपने औरतों का शोषण दोहन भोगने के लिए किया है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए नहीं किया है। औरत है, औरत के हिसाब से देखी जाए, उसको जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर लदा जाए। मेरे अपने घर में मैं अपने आप से अपने आप को इतना अनलर्न किया, इवन भी जो मेरा 21 साल का बेटा है, वो मेरे ऊपर 50 बार कहने के बाद भी, उसके साथ हजारों लेक्चर देने के बाद भी वो मेरे ऊपर इतना लदा हुआ है कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ इस बारे में। सती वो जो झारखंड वगैरह में, छत्तीसगढ़ वगैरह में डायन बना देते हैं, अगर कोई औरत अपने हकों के लिए बात कर ले, मार देते हैं उसको। अपने रिश्तेदारी बाहर समाज उसके साथ मिल जाता है, पुरुष बाकी मिल जाते हैं। क्यों भाई? बहुत सारे अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, बहुत होशियार समझते हो, बहुत ताकतवर समझते हो, तो तुमने इस संसार को नर्क बनाने में ये सारी चीजें यूज की नहीं है, अपनी ये पावर्स। इस संसार को अच्छा प्लेस बनाने के लिए अपनी ताकत का योगदान दीजिए। औरतों को पत्नी बना के उनको पर अपने जो पति होने वाले सारे जो शोषण है वो कम कीजिए। वो आप कर सकते हैं, वो आप ही को करना है, वो और कोई नहीं कर सकता। एक पति ने जो अपनी पत्नी के ऊपर अपने सारे, एक भी पति जो है वो अपनी पत्नी के ससुराली शोषण पे नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? वो अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के सामने वो अपनी पत्नी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तो कौन लेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा स्टैंड भाई। बिल्कुल। हारमोनी चाहिए, हमें भी प्यार चाहिए, हमें लड़ना नहीं है। हमें भी प्यार अच्छा लगता है, लड़ते रहना, हमेशा एकदम ही तलवार लेके खड़े रहना, जो भी है हर बात को काटा। लेकिन बातें ही इतनी है राहुल, इतनी बातें हैं कि कोई भी बात करता हो मैन प्लानिंग से अलग है ही नहीं। एकदम क्लिक कर जाती है मुझे कोई भी बात कि इसमें ये मैन प्लानिंग है। जब भी हम औरतों के विषय में बात करते हैं, ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से, जब भी औरतों के विषय में बात हो, पैट्रियार्की शब्द के बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैंसप्लेनिंग के बारे में चर्चा बहुत जरूरी होनी चाहिए, ताकि लोगों को, लड़कों को खास तौर से पता चले कि क्या गड़बड़े उन्होंने कर रखी हैं और क्या वो अपने पैटर्न को पहचान के अनलर्न करें।
विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल बंद करनी होगी कि औरतों को क्रांति करनी होगी, औरतें फलाना करेंगी तो ये हो जाएगा, तो फलाना करेंगी तो वो हो जाएगा। जब तक आदमी अब्यूजर की पोजीशन से हटेगा नहीं, विक्टिम औरतों की दुर्गति नहीं सुधरने वाली। क्योंकि एक जनरेशन मेरे जैसे, मैं लेट 40s में जागरूक हुई और स्टैंड लेने लायक हुई, और यहाँ ये कहो कि मैं डाइवोर्स हुई और मुझे ससुरालियों का प्रेशर नहीं है, तो मैं इतनी खुल के बोल सकती हूँ। कितनी मर्जी जागरूक औरत हो और अगर वो शादी में है तो वो मेरे जितनी बोल्ड नहीं बोल सकती, मेरे मीन्स सिंगल लेडीज की तरह उतना बोल्ड नहीं बोल सकती, इतने प्रेशर्स हैं उसके ऊपर। जबकि वो सही बात बोल रही है फिर भी नहीं बोल सकती, बोलने नहीं दी जाएगी। जब मैं इतनी सारी बातें देखती हूँ तो मैं इसीलिए भी ज्यादा बोल्डली अपना स्टेप रखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे सबकी बात रखनी है। बहुत सारी औरतें अपनी बातें नहीं कह पा रही हैं। मेरे इनबॉक्स में इतने केसेस हैं, सारे के सारे ससुराली और बाप के वाले। अभी उनको ये सारे ससुराली और बाप के वाले हैं, अभी प्रोफेशनल लाइफ में जॉब वाले तो केस ही नहीं है। वहां जो अलग ऑफिस में शोषण होता है उसकी एक अलग कहानी है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जब लड़कियां ये कहती हैं, अभी भी जो ये चंडीगढ़ वाला केस भी आ रहा है उसमें भी ये सब लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। भैया ऑन रिकॉर्ड एनआरसीबी के डाटा के हिसाब से 98% क्राइम जो है वो आदमियों के द्वारा किए जाते हैं, आदमियों के द्वारा आदमियों के खिलाफ किया जाते हैं। ओनली 2% क्राइम्स आर कमिटेड बाय द फीमेल्स, और उसमें भी वो क्राइम्स जो वो औरतों के खिलाफ नहीं होते, उसका तो और अलग से स्पेक्ट्रम है, रिसर्च का विषय है। तो 2% अगर औरतें क्राइम करती हैं, उनका हल्ला वो 90% आदमियों से ज्यादा इतना गूंजता है कि बस ऐसा लगता है कि औरतें ही औरतें हैं बस जी। अरे वो ह्यूमन है, उनको राइट है गलत होने का, उनको राइट दिया जाए गलत होने, उनको गर्व का राइट ही नहीं दिया जाए, उनको गलत होने का हक मिले। वो गलती करे तो उनको सजा मिले जो मिलती है, लेकिन उनको पहले गलती करने का हक दिया जाए। इतना ग्लोरिफिकेशन कि अपनी लाइफ ही खत्म हो गई है। हम कुछ मतलब इवन हम 497 करने जाए तो हमारे को रिपेंट हो जाता है कि नहीं ये गलत बात है, जबकि आदमी सरेआम कर रहा है, इधर भी स्पर्म फेंक रहा है, उधर भी स्पर्म फेंक रहा है, उधर भी स्पर्म फेंक रहा है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए किसी के पास नहीं जा सकते, सेफ नहीं है। वो हमारी लिंक रख लेगा, कुछ वीडियो रख लेगा, लिंक कर देगा, कुछ कर देगा, हमारे घर में आके बोल देगा। अभी इसी वाले केस में जो लड़कियों ने सुसाइड किया, उनका कसूर क्या था? वो उन्होंने थोड़ी ना कुछ भी क्राइम किया, वो तो उस लड़की या उस लड़के ने किया जिसने उसकी वीडियोग्राफी की, लेकिन मर गई वो लड़की। मेरे अपने बेटे के फोन में कितने सारे पॉर्न पड़े होते हैं, उसके अपने भी पड़े होते हैं, अलग से उनका फोल्डर है। वो तो नहीं सुसाइड करते, बल्कि वो तो बड़े चिटकारे लेके अपने दोस्तों में बातें करते हैं, ऐसे ही वैसे। उसके अपना कॉलेज लॉबी का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पूरे फुल टू पॉर्न होते हैं। उसके गुरुकुल वाला अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें फुल टू पॉर्न होते हैं। उसकी दूसरी अपनी सोशल लॉबी वाला अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें फुल टू पॉर्न होते हैं, सब एक दूसरे के भी। बिल्कुल मैम। वो तो नहीं मरते, वो एंजॉय करते हैं। मेरे अपने मतलब मैं तो इतनी, मेरी अगर कोई वॉल भी घूम ले तो उसे पता चलता है कि इसके इनबॉक्स में गड़बड़ करने से ये स्क्रीनशॉट लगा देगी, तो भी मेरे इनबॉक्स में जो लिंगम फेंक जाते हैं। बोलो, मैं बात करना पसंद नहीं करती, लिंगम फेंक जाएंगे, क्या ये लॉजिकल है? एक नहीं, जब तक मतलब ब्लॉक करने की नौबत तक वो उतने उसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैं ब्लॉक तो कर दूंगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये एग्जॉस्ट करती हैं बातें। और जो ये एक और पॉइंट मुझे ये कहना था, जो ये पति लोग जो होते हैं, पत्नियों की जो इतनी दुर्गति है, मैंने अपने आसपास कई केस देखे हैं। अभी भी मेरे इनबॉक्स में भी एक लड़की है, वो बाप लोग को अपनी बेटी को शादी करनी है तो लड़के जो है वो बड़े नहीं होने चाहिए, 10-10 साल, 1-1.5-6 महीने, 1-1.5 साल का डिफरेंस हो तो ओके है। आप आज की डेट में 10 साल बड़े पति दे रहे हो आप अपनी बेटियों को। मेरे को तो इवन मेरा पति भी मुझसे 10 साल ही बड़ा था, कोई उसमें वो वाली बात नहीं। लेकिन ये कितना अपने आप में एक टॉर्चर है कि आपका पति 10 साल बड़ा है आपसे। वो तो वो सारे एडवांटेज लेगा ही, सब तरीके से वो सीनियर है। एक तो उसके वो वैसे ही जेंडर प्रिविलेज है, उसको घर से विदा नहीं होना है, वो उम्र में बड़ा है, उसको मार्केट का एक्सपीरियंस है। उसके साथ अपनी उस लड़की को भेज रहे हो जिसको सेक्स का सा भी नहीं पता, उसको मेंसेस के पूरे अपने ये नहीं पता कि ये मेरे को दर्द होगी तो ये वाली दवाई खानी है, और मुझे ये दिक्कत हो रही है तो मुझे अपने सेक्सुअल वेलबींग का भी नहीं पता उसे।
उसके साथ आप उससे 10 साल बड़े, 10 साल में तो लोग 10 साल बड़ी उम्र की औरत हो तो लोग उसे आंटी बोल देते हैं। तो मतलब अंकलों के साथ अपनी बेटियां ब्याह रहे हो, एज डिफरेंस मस्ट बी वेरी कम। देखो अगर सोल्यूशन चाहिए ना, टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, गोलमोल बात नहीं होती। बिल्कुल मैम, लल्लो चप्पो नहीं चलेगी, टू द पॉइंट सोल्यूशन चाहिए। ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए, मुझे गर्व नहीं करना, मुझे महिमा भी नहीं चाहिए, मुझे इज्जत भी नहीं चाहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए। मैम मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, बीइंग अ मदर, ऐसी क्या आप 3 बातें अपने लड़के को सिखाएंगे कि कल को उसकी जब शादी हो तो वो जो आपके साथ हुआ है वैसा वो आने वाली बहू के साथ ना ऐसा करे? ठीक है जी, ऐसी 3 बातें। और यदि आपके पास कोई डॉटर होती तो ऐसी 3 बातें आप उन्हें क्या सिखाते कि कल को जब उसकी मैरिज होती तो वो अगले दूसरे घर में, बिकॉज हमारे यहाँ कल्चर जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बट ये जो रीतियाँ बनी हुई है मैम, ऑल दो ठीक है, इसको चैलेंज कर सकते हैं हम, ठीक है मैम। तो अपने डॉटर को आप क्या ऐसी 3 बातें सिखाते, पहले अपने बेटे को और फिर डॉटर मेरे को? वाले केस में तो जैसे कि पापा नहीं है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। बेसिकली ये जो अपने बच्चों को संस्कार या ऐसी सपोर्ट सिस्टम देने का जो काम है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पापा को करना है। ये मम्मियों के करने से कुछ नहीं होता। मेरे बेटा है, मेरी बेटी अगर होती तो मैं उसको विदा कभी भी नहीं करती, विदा तो बिल्कुल भी नहीं करती, वेरी क्लियर कट। अगर मैं अपनी बेटी को एस्टेब्लिश करूंगी, वो जिसको हो सकता है वो शादी ना करना चाहे, बेटी हो तो ऐसी ग्रूमिंग को शादी करना इज नॉट जरूरी। ऑलरेडी इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं इंडिया में। तो कॉन्सेप्ट ये है कि शादी करनी है तो मतलब बच्चे करने हैं, और मैं अपनी बेटी को विदा नहीं करूंगी, पहली बात। दूसरा, उसको पढ़ने लिखने के साथ उसको, जैसे बाकी मेरे बच्चे होते, बेटा बेटी नहीं, जो भी बच्चा होता है जिसको मैंने पैदा किया है, जो मुझसे पैदा हुआ है, वो मेरा बच्चा है, उसका जेंडर कोई भी नहीं है, और वो ऐसा होना चाहिए कि कोई उसका शोषण ना कर पाए, मेरे बच्चे हैं वो। दूसरी बात, जो मेरा बेटा है, मैंने उसको साफ साफ बोल रखा है, भाई तुमको मैं अपने साथ रखूंगी ही नहीं। शादी करने से पहले अगर तुम्हें करनी है तो पहले तो मुझे यही परस्यू कर रही हूँ कि शादी करी मत, शादी इज नॉट जरूरी। एटलीस्ट अभी 21 साल का है तो मैं से बोल रही हूँ कि अभी तू 25-26 साल का जब तक नहीं हो जाता तो इस विषय पे सोच सोच और सोच। जैसे वो सिख था तो 11वीं के बाद उसको पगड़ी बांधने की भूतनी चढ़ी थी कि मैं पगड़ी बांधूंगा, सरदारों के जैसे रहूंगा। मुझे मालूम था कि कब पगड़ी नहीं बांध पाएगा, लेकिन उसका अपना मन था तो मुझे उसको तोड़ना नहीं था। तो मैंने उसको यही परस्यू किया कि 12वीं है ना बेटा, 12वीं और निकाल ले, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक अगर तेरी मर्जी होगी तो तू पगड़ी डाली, और तेरी मर्जी होगी तो नहीं डाली हो। उसके बाद 1 साल और बीता और वो कॉलेज वगैरह गया तो उसे पगड़ी की के साथ जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है वो समझ आई। आज वो पगड़ी का नाम भी नहीं लेता। इसी तरह से मेरा अपने बेटों को समझाने का जरूर फर्ज है कि वो शादी से पहले तो जरूरी नहीं है कि शादी हो। दूसरा, अगर शादी इनकेस अगर उसे करनी ही है तो वो अपने आप देखेगा। मुझे बहू लाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए कि वो मेरे घर आए और फिर मैं उसके ऊपर रूल करूं, फिर मैं उसकी सास बनूं। सास और ससुराली तो वैसे भी बदनाम टाइप के ही हैं। दूसरे घर से आएंगे तो हम अपने बच्चों के साथ ही पूरा प्यार नहीं कर पाते तो अपनी जो गैर घर से आई हुई बेटी को अपनी बेटी कैसे बना लेंगे। ये तो टोटली एक अलग आधे घंटे का पूरा टॉक है मुझे मेरा इसके ऊपर कि मुझे बेटियों को बहू बना के फिर उन बहू और सास में हार्मनी और ससुरालियों में हार्मनी पैदा करना, ये टोटल अननेचुरल बातें हैं। तो बेटे एज ए बेटे के तौर पर मैं उसे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो बात मैं सबको बोलती हूँ वो अपने डोमेस्टिक अनपेड वर्क खुद करे, और लड़की जो है जैसे कि ये कमाता हो तो वो भी कमाने वाली ही हो। दोनों जने इक्वल टाइप के, इक्वल स्टैंडर्ड के होने चाहिए, और करेगा वो अपनी मर्जी से ही। मेरी तरफ से कोई वो फोर्स नहीं है कि मैं ढूंढ के लाऊंगी ये बेटा तू इससे कर ले। और शादी में सीधे शादी, इसको नेचुरली जब मैंने इसके ऊपर इसकी ऑटोनॉमी छोड़ रखी है कि वो करे, तो उसको राय है कि शादी पहले तो डोंट गो फॉर शादी। अगर शादी के लिए जाना भी है तो 3-4-5 साल बाद उस पार्टनर के साथ रहे, तुम एक दूसरे को जानो, तुम झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। शादी एक तो अपने काम खुद करेगा। अगर शादी की भी है तो बच्चा करने से पहले 50 बारी सोच लियो। बच्चा कर, तेरे पास पहले बजट होना चाहिए, बच्चा बाद में आना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा पहले डाल दिया फिर उधर मुंह उठा के देख रहे हैं कब उसकी ग्रूमिंग कैसे करना।
अगर बजट नहीं होता 7-8 लाख रुपए पहले कैश अपना तो जमा नहीं कर सकता, उसके लिए तो बच्चा पैदा मत करिए, बहुत सारे बच्चे हैं। वैसे तो वो भी ये बोलता है कि मैं अडॉप्ट ही कर लूंगा, इतनी सारी पॉपुलेशन है तो पैदा करना, उसके दिमाग में भी इतनी मेच्योरिटी तो है कि बायोलॉजिकल पापा बनना इज नॉट जरूरी, बच्चा है, बच्चे की खुशी है अगर, तो वो तो हम किसी का भी लाके पाल सकते हैं। तो इतनी बातें तो मैंने उसको समझाई, और यही बातें मैं सोसाइटी के आदमियों से भी चाहती हूँ, पुरुषों से भी यही चाहती हूँ, अपने बेटे से भी मेरी इसी बात की कहने को, हम आपस में माँ बेटा है, एक तो ये एडवांटेज हुई कि हम दोनों ही ऑपोजिट जेंडर के हैं, तो मुझे उसकी बात भी समझ आती है और अपनी बात भी मैं उससे को बताती हूँ कि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है, इसको भी करो भैया। हमें भी आप लोगों के साथ, आदमियों के साथ रहना अच्छा लगता है, दुश्मनी नहीं लगती हमारे को भी, हमारा भी बाप भी आदमी है, भाई भी आदमी है, बेटा भी आदमी है, और जिनके पति होते हैं वो भी आदमी होते हैं। लेकिन पतियों में एक दिक्कत है भैया राहुल जी, पति अपनी पत्नियों के स्टैंड नहीं लेते। अगर पति अपनी पत्नियों के लिए स्टैंड लेने लग जाए, जिनके घर में वो उसके बिहाफ पे आई है, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे भी सॉल्व हो जाए। जब पति हैं तो वो हैं किस लिए, वो सिर्फ पत्नियों को दबाने के लिए नहीं होने चाहिए। रंजीत मैम, अगर अगर आप परमिशन देते हो कुछ। हाँ श्योर श्योर। एक्चुअली आपने जो इतना सब बताया, इतना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो वाकई मतलब मेरे पास शब्द नहीं है शायद मैं बता पाऊँ, लेकिन कुछ मुझे थोड़ा सा जो अभी हमारे बीच में चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसमें थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, बट मेरी बेटी है अभी 7 साल की, और मेरी बड़ी सिस्टर का एक बेटा है। तो मुझे लगता है कि जितना आप कह रहे हैं कि पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है कहीं ना उतना एक महिला की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आप और हम समझ चुके हैं कि पितृसत्ता हम पे इतनी हावी है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो पितृसत्ता में जी रही हैं। जैसे कि अनएजुकेटेड महिलाएं, हम लोग तो पढ़ गए थोड़ा सा तो हमें समझ आने लगा है, आज हम अपने लिए बोल पा रहे हैं। तो पहले तो हमें ये शायद बताना पड़ेगा महिलाओं को कि वो क्या, अभी तक वो उनको यही नहीं पता है, उन्हें तो लगता है कि ये हमें हमारी माँ ने पढ़ाया, हम ये सब सीख के आ रहे तो हमें यही करना है। बट जब अब हमें समझ आ गया तो मैंने अपनी बेटी को सिखाया, मेरी बेटी को एक पोयम हमने अभी कन्वर्ट की कि वो हमेशा बोलती है कि पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। तो मैं अपनी बेटी को अब सिखाती हूँ, नहीं, मम्मा का पैसा भी गोल ही होता है और पापा का भी पैसा गोल होता है, पापा भी रोटी गोल बना सकते हैं। तो एक्चुअली वो मैनेज किया है। अभी मेरे घर में जब बेटा आता है तो मैं दोनों को इक्वल काम देती हूँ, तो उसे ये नहीं लगता कि सिस्टर है तो यही करेगी या भाई है तो ये नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ये हमें अब की जनरेशन में जो पीछे रह चुका है शायद उसको बदलना मुश्किल, बट आने वाली जनरेशन को हम ये मैसेज तो दे सकते हैं कि अब से जो हम परवरिश करें ना वो इक्वलिटी पे लाके करें। ऐसा नहीं है कि बेटी ऊपर है या बेटा ऊपर है। अगर हम परवरिश ऐसी करें ना कि बेटी को भी भाई यहाँ आइए, आपका भी काम है, हमें ये सिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि एक माँ का रोल भी ना उतना ही है जितना एक पिता का रोल है इस पितृसत्ता को खत्म करने के लिए। तो बस मैं ममता की बात वही है कि माँ का रोल माँ तो करती ही है, और हमको बेसिकली जो ये जो एक रूट डिकोडिंग ऑफ पेट्रियार्की में आता है ना कि हमको औरत पे काम नहीं करना है। हमको एक औरत को अगर हमने ठीक कर भी दिया तो 50 जनरेशन तो और आगे आगे, जैसे मेरे वाले केस में है, एक मैं लिबरेट हुई हूँ, मैं जागरूक हुई हूँ, लेकिन इससे पीछे तो 50 औरतें और बना दी गई, बेटियों को बहु मटीरियल बना दिया गया। आप कहते हैं कि आप अपनी बेटी को सिखा रहे हैं, फाइनली विदा तो आप भी हुए, आप रोक सकते हैं विदा होना अपने आप को, आप अपने पति को विदा करके ला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं विदा करूं या ना करूं ये तो बात की बात है। मेरा विचार ये है कि जब वो खुद से इतनी जागरूक होगी ना कि उसे क्या करना, एक्चुअली मैं उसे डिसीजन मेकिंग बनाना चाहती हूँ कि वो अपने फैसले ले, उसे जाना है जाए, नहीं जाना ना जाए, शादी करनी है करे, नहीं करनी। मेरा ये मतलब है कि मुझे उसे बताना है, मुझे समझाना है। सिर्फ आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैं खुद का एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अग्रवाल फैमिली से है, मैं और एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, आप जो कह रहे थे, अगर हम ये सारी चीजें लेके चलते रहेंगे, हम अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम कहाँ से चीजें लेके आ पाएंगे ना। तो हमें, और मेरे हस्बैंड भी ऐसा नहीं, वो भी पितृसत्ता सोच के ही थे, उन्हें भी अभी मेरे को 8 साल हुए हैं शादी को, धीरे लाना पड़ेगा तरीके से लेके आएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि लाना पड़े में ना, ये जो हमारे अंदर जो ये जो फीलिंग आ रही है कि हम जो रिबेल है, हम जो समाज सुधारक है, हमको इस लीड से भी पीछे हटना है। जो पुरुष है वो पागल नहीं है,
मैम एक्चुअली मैं वही कह रही हूँ, ये बहुत बहुत गहराई तक जड़े गई हुई हैं। अभी हमें अब आप जैसे लोग आएंगे, हम जैसे लोग बताएंगे तो लोगों को शायद ये पता। अभी तो हमें यही नहीं पता कि हम फंसी हुए हैं, औरतों को ये नहीं पता कि वो कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हम पितृसत्ता में फंसी हुई हैं। बात ये है कि वही बात हो जाती है कि हम औरतों के ऊपर आ जाते हैं। हमने अगर बेटियां ठीक की होती तो हमको औरतों के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। और ऑन द कॉन्ट्ररी सब औरतें को इतनी ऑटोनॉमी भी नहीं है कि वो आप जैसा कह रही है कि बच्चों की ग्रूमिंग कर सके, वो कर सके। आज भी औरतों के गर्भ में बच्चे मारे जाते हैं। आज भी औरतों का एंड्रॉइड का फोन छीन लिया जाता है। एंड्रॉइड फोन का कीबोर्ड फोन तक नहीं दिया जाता, वहां उनको कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। आपकी किसी भी बात से डिनाई नहीं कर रही, बस मैं अपना एक एक्सपीरियंस शो कर रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो मुझे लगा डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला कौन है, तो मुझे लगा महिलाओं से ज्यादा तो मुझे लगता है मर्दों के ऊपर। एक्चुअली मेरी ये अलग सोच थी, तो मैंने ऐसा किया। एक्चुअली मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि जो कर रहा है उसी को बताया जाए ना, अगर आप करते हो तो इसका ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि करने वाले को तो यही नहीं पता कि आप खुद ही पेट्रियार्कल है। आप हमारा बैड लक ये है कि हमें जो हमारे को जो लिबरेट करने के लिए जो भी आदमी या औरत आता है वो खुद ही पैट्रियार्की कैरी करके आता है। आप कह रहे हैं कि जो वायलेंस करता है उन दोनों को समझाया जाए। आपको फ्रंट एंड वाले नहीं, बैक एंड वाले जो दुष्ट हैं उनको टारगेट करना है। उन्होंने दुश्मन बना के खड़ा कर दिया है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, आपकी डोमेस्टिक वायलेंस में औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, तो पुरुष कौन से नहीं करते? माँ खत्म कर देते हैं। कभी किसी औरत को देखा अपनी माँ को मार दिया उसने? आदमी मार देते हैं, मर्डर हो जाते हैं भाई भाई के। कभी बहनों ने एक दूसरे को मारा। हमारा स्पेक्ट्रम ही बहुत क्लोज है। हम उसी स्पेक्ट्रम में पेट्रियार्की को देख रहे हैं और पेट्रियार्कल डिसीजन दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर कट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, क्लियर कट उस प्रॉब्लम को देखना होगा। जब तक आपने प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं किया, सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। चलिए, हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से मैं, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, तो आपके विचारों से काफी कुछ मिला मुझे भी सीखने को। जैसे आप बता रहे हैं ना, जब मैं आज से 4-5 साल पहले जो मैं आपको अपने आप को खुद को पाती हूँ, मैं बिल्कुल आप ही थे। बिल्कुल मैं भी इन्हीं चीजों को उसी फेस से निकलते निकलते आज मैं इस रिफाइंड पोजीशन पे आई हूँ कि प्रॉब्लम पहले डिफाइन करनी बहुत जरूरी है ढंग से। हम प्रॉब्लम में विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे तो उसका विक्टिम ब्लेमिंग करते ही अब्यूजर भाग जा रहा है, सिनेरियो से गायब है। अब्यूजर को पकड़ना बहुत जरूरी है। ह्यूमंस की बात करें तो पैट्रियार्की, मैंसप्लेनिंग, विक्टिम ब्लेमिंग, बेनेवोलेंट पैट्रियार्की, मिजोजिनी, इस कॉन्सेप्ट की रूट लेवल की पकड़ होनी चाहिए, तब ये सॉल्यूशन होगा। ये जैसे आप बता रहे हो, मैं चाह रही थी कि वो दिख रहा है, वो चीजें हटानी होंगी। क्या है एक्चुअली। आप जुड़े मेरे साथ, अपना फेसबुक लिंक देना, मैं आपके साथ इनबॉक्स में बहुत लोगों के साथ बात करती हूँ। आपके साथ भी मैं पूरी फुल इंटरेक्शन करूंगी। आप मेरी सुनना, मैं आपकी सुनूंगी। बिल्कुल मैम, नहीं मैं बात करना। जो लोग इस पोजीशन में है कि वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं, उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना और पकड़ होना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आपके जितना एक्सपीरियंस ना हो। गलत नहीं कह रही, अपडेट करना पड़ता है, अनलर्न करना पड़ता है। मैं बोल रही हूँ कि मैं भी आप ही के स्टेज से आज यहाँ पे पहुंची हूँ कि मैं अब विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल नहीं करती। कोशिश करती हूँ, इवन देन मैं अपने आप को वो नहीं करती कि मैं बिल्कुल विक्टिम ब्लेमिंग मैंने बंद ही कर दी। मैं भी सोशल ट्रेंड हूँ, अनलर्न कर रही हूँ। कई बातें नहीं समझ आती, बाद में समझ आती है। तुम क्या है तो मैं जाऊंगी क्यों, मुझे यही नहीं पता। मुझे तो मजा आ रहा है सारे कामों में, मुझे लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। मेरा काम ही यही, मुझे तो यही नहीं पता कि ये समस्या है एक। तो जब तक हमें समस्या नहीं पता होती ना, तो हम सोल्यूशन के लिए भी नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लोगों को पहले, महिलाओं को ये समझ तो आए कि वो प्रॉब्लम में है। कुछ महिलाओं को तो लगता है हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। महिलाओं को समझना ही नहीं है ना ममता जी, समझना पुरुषों को है। प्रॉब्लम उन्होंने डाल रखी है, वर्क एडिक्ट, और उनको अपनी चीजों के ऊपर। अब आप बताओगे माँ होने पे गर्व है, औरत को माँ होना गर्व है, लेकिन वो गर्व तभी तक है जब तक कि कोई सर्टिफाइड पति का बच्चा हो। अगर कोई अविवाहित कर ले, विधवा कर ले, तलाकशुदा कर दे, उस माँ की दुर्गति कर देते हैं। वो मैं उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर ये इतना अच्छी बात थी, आदमियों ने अपना, अगर जो भग जाते हैं, कुलदीपक वाले कॉन्सेप्ट में मैं कहती हूँ, तो वो कुलदीपक तो अनाथ आश्रम में भी पड़े हुए हैं। नहीं, क्योंकि उनका सर्टिफाइड बाप नहीं है, एक मैरिज की बॉन्डिंग से पैदा हुआ बच्चा नहीं है।
तो ये क्लिंचेस बहुत गहरे हैं, इंट्रिकेट हैं, वो हर एक लेवल पे मल्टी लेवल, इंटर लेवल, मल्टी डायमेंशनल, इंटर डायमेंशनल, मल्टी सेक्शनल, इंटरसेक्शनल क्लिंचेस पैट्रियार्की के उधेड़ने होंगे, तब समझ आएगी कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा। अब ओल्डेस्ट विल है तो इसकी जड़ों पे जाने के लिए एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हर किसी के विचार बेशक एक दूसरे से ना मेल खाए, लेकिन अपने विचार रखना, मुझे लगता है कि ये हमारी खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और इसी के साथ जो भी आज मैडम ने बातें कही और जो भी विचार ऑडियंस की तरफ से आए, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। बेशक शुरू में थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस रहे, लेकिन जो बातें मैम ने बताई, मैं खुद पर्सनली उसके ऊपर काम करूंगा, मेरे टीम मेंबर्स जो है उसके ऊपर काम करेंगे। मैं अपनी गारंटी तो ले सकता हूँ, लेकिन औरों की गारंटी मैं नहीं ले सकता। बट हाँ, मैं जाते जाते आप सभी को भी ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारी फाउंडेशन, आप देखिए जैसे रक्षाबंधन होता है, तो हमारी फाउंडेशन क्या करती है, राखी फॉर इक्वालिटी मनाती है। हम रक्षाबंधन नहीं मनाते, विच मीन्स कि यदि एक भाई को किसने हक दिया है कि उस बहन की वो रक्षा करे, एक बहन भी तो देखा जाए तो एक भाई की रक्षा करती है कहीं ना कहीं। सो दोनों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। सो इसीलिए राखी फॉर इक्वालिटी हम मनाते हैं। अब जैसे कोविड आया तो जैसे मैम ने कहा कि लड़कों को भी आगे आके काम करना चाहिए, तो हमने एक मुहिम कैंपेन शुरू किया कि कैसे मर्दों की मैन नेटवर्क, एक कैंपेन हमने शुरू किया, कैसे हाउस होल्ड चोर्स में कैसे लड़के काम कर सकते हैं। हमने बकायदा कैंपेन चलाया, हैशटैग चलाया, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सो बस जाते जाते यही उम्मीद है कि जो मैम ने बातें कही है हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। और मैम आपका भी पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़ के शुक्रिया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी देर सुनने के लिए।